हे गाइस। ओके, आज थोड़ा सा और प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे हैंग होने में। देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। बस 1 मिनट का वेट करना है, जब तक एक अच्छे सारे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, मैं सभी को पढ़ रहा हूँ। शेयर वगैरह कर दो जब तक कि, और 9 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, तो उसके लिए बहुत सारी बधाइयाँ आपको भी और हम लोगों को भी, दोनों ही तरफ से खुशियाँ हैं। और बहुत जल्दी ये 1 मिलियन को टच हो, जैसा कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स बोल रहे हैं, तो वही हम लोग भी चाह रहे हैं कि जल्दी से 1 मिलियन हो जाए। और देखो, कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताता हूँ कि लास्ट 25 डेज़ हैं, बहुत थोड़ा सा टाइम होता है, और इस टाइम पे ज़्यादातर लोग रिवीजन ही करते हैं। लेकिन अगर आप प्रॉपर गाइडेंस में रिवीजन कर रहे हो तो सोचिए कितना पॉजिटिव इसका रिस्पांस होगा, कितना पॉजिटिव आपके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने वही ये चीज़ें सोची थी, सभी टीचर्स एक साथ मिल करके ये चीज़ें सोची कि हाँ यार, अगर एक साथ मिल करके हम लोग बच्चों का रिवीजन करा दें तो बचे हुए टाइम का कितना प्रॉपर यूटिलाइजेशन बच्चे कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि खुद से क्या होता है, हम लोग पढ़ते हैं, फिर क्या होता है कि वो चीज़ें हम लोग प्रॉपर नहीं रख पाते हैं, चीज़ें नहीं हो पाती हैं, कभी कुछ प्रॉब्लम आती है, कभी कुछ प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, साथ में मिल करके रिवीजन कर रहे हैं। आपकी पूरी क्लासेस प्रॉपर चलने वाली हैं, अच्छे से होने वाली। ठीक है, गर्मी है, सब कुछ है, सुबह उठो, सबसे पहले क्या करना है, इंग्लिश की क्लास देखो, एकदम दिन अच्छा जाएगा, ये चीज़ तय है। ठीक है, तो इंग्लिश की क्लास वगैरह प्रॉपर देखना है। अगर आवाज़ कम आ रही है तो बिल्कुल मैं आवाज़ अपनी बढ़ाऊँगा, माइक कोई इसमें हेल्प नहीं करने वाला मेरी। ओके, देखो भाई, हमारे गुरुजी आ गए हैं और जल्दी से लगा देंगे अभी, और फिर हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। आज क्या पढ़ने वाले हैं, आर्टिकल। एक ही क्लास में पूरा आर्टिकल कंप्लीट हो जाएगा। इसमें बेस्ट 40 एक्सरसाइज भी मैंने लिए हैं जो भी पॉसिबल हुई, और इसके एक्सरसाइजेस के थ्रू आपको सारे रूल्स पता चल जाएंगे, क्या एरर बनती है, कैसे एरर बनती है, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बेसिक्स मैं आपको अभी से स्टार्ट कर देता हूँ, थोड़ा थोड़ा बताना। देखो, आर्टिकल जो होता है, आर्टिकल के बारे में आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कि आर्टिकल, जैसे तो पहले हम लोग सोचते हैं आर्टिकल का मतलब ए एंड दा ही होता है। तो ए एंड दा आर्टिकल का मतलब नहीं होता है। आर्टिकल के थ्रू आप देखते हो कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ रिजल्ट आया तो वो बोलते हैं आर्टिकल इसके थ्रू। तो आर्टिकल का मतलब अनुच्छेद भी होता है। घर पे आर्टिकल्स पड़े हुए हैं तो घर पे आर्टिकल्स मतलब कि कुछ सामान भी होता है। तो आर्टिकल्स का मतलब ए एंड दा नहीं होता है। दूसरी चीज़ क्या है, आर्टिकल जो है ये एक पार्ट है किसका, एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव क्या होता है, आप पूछोगे एडजेक्टिव क्या होता है, तो एडजेक्टिव देखो यूज होता है नाउन की विशेषता बतलाने के लिए। और आपको पता है आर्टिकल का भी यूज हमेशा कहाँ होता है, नाउन से पहले। ठीक है, नाउन से पहले इसका यूज होता है। तो हम लोग एडजेक्टिव का जो यूज करते हैं वो कैसे करते हैं, नाउन से पहले ही करते हैं। ठीक है, नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है, उसी जगह पर ही आर्टिकल भी आता है। तो आर्टिकल है क्या, एडजेक्टिव का ही एक पार्ट है। ठीक है, ओके, तो ये बेसिक्स हैं, थोड़े बहुत मैंने आपको बताया। इसके आगे क्या करेंगे हम लोग, अब एक्सरसाइज वगैरह पे आएंगे। और बेसिक आपको पता है आर्टिकल दो तरह के ही होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। इनडेफिनेट आर्टिकल्स क्या होते हैं, जो डिफाइन नहीं करते हैं, कोई फिक्स नहीं करते हैं आर्टिकल। ठीक है, जैसे कि ए और एन। अगर आप ए लगाते हो किसी भी चीज के बारे में, ए काऊ, तो वो क्या है, किसी एक काऊ के बारे में बात नहीं होती, वो क्या होता है, पूरी उसकी क्या करता है, पूरी उसकी प्रजाति के बारे में डिफाइन करता है। तो डेफिनेट नहीं करता है। लेकिन जो द आर्टिकल है वो कैसा है, डेफिनेट है। वो फिक्स करता है कि हाँ उसी एक के बारे में बात हो रही है। ठीक है, इसका कैसे प्रॉपर यूज करते हैं वो सारी चीजें हम लोग करेंगे। देखो, आज थोड़ा सा गर्मी ज्यादा, तो आज मैंने कोट नहीं पहना है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ओके, बाकी सभी लोगों को क्या करना है, थोड़ा सा टाइम है, जब तक चीज़ें सेट हो रही हैं तब तक आपको क्या कर देना है, फटाफट एक बार अगर शेयर कर दोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सब्सक्राइब करके रखना है, और बाकी जो भी क्लासेस आ रही हैं सभी को देखना है। घर पे जितने लोगों के पास जियो है सबका जियो ले लेना है, किसी को भी नेट यूज़ करने नहीं देना है। यहाँ पर जितनी क्लासेस हो रही हैं, अगर आपका टियर 1 आप चाहते हो कि निकल जाए, बहुत अच्छे मार्क्स के थ्रू निकले, तो ये जो रिविजन क्लासेस हैं इन पे आपको फोकस रहना है, इनको आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से इनके लिए प्रिपेयर होना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्लासेस जो चल रही हैं ये पूरा आपके ही लिए चल रही हैं, तो आपको भी इनका पूरा मैक्स बेनिफिट लेने की कोशिश करनी है। ठीक है, चलो, इसके बाद हम लोग क्या पढ़े, आर्टिकल है, आर्टिकल की एक्सरसाइजेज वगैरह आएंगी, बेसिक एक्सरसाइजेज हैं, कहाँ पर ए का यूज करते हैं, कहाँ पर एन का यूज करते हैं वो आपको पता है। वॉवेल साउंड जहां पर आता है वहां पर क्या यूज करते हैं, वॉवेल साउंड में क्या यूज करते हैं। हाँ, 1.5 GB मेरा पाठशाला पर जा रहा है, बिल्कुल 1.5 GB नहीं, घर में भी और सदस्य होंगे, उन सब का भी जाना चाहिए यहीं पर। ठीक है, हाँ, ब्राइटनेस अभी सही हो जाएगी। मॉर्निंग टाइम पे ब्राइटनेस अपने आप में भी ज़्यादा होती है, भगवान भी थोड़ी ब्राइटनेस अफेक्ट देते हैं ना, इस वजह से ज़्यादा हो जाती है। ओके, आपने जैसा कहा वैसे ही हो रहा है। 3 जियो का सिम रखना है, बिल्कुल 3 जियो का सिम रखना ही पड़ेगा। ओके, अनलिमिटेड वाला ले रखा है प्लान, तो बहुत अच्छी बात है, अनलिमिटेड वाला प्लान रखो भाई। चलो, बस 1 मिनट और आपका समय लगेगा, और उसके बाद हम लोग फटाफट एक्सरसाइजेस पे आ जाएंगे। और
आज की क्लास जो होने वाली है वो बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज होगी, ठीक है। तो इसको संभालना है आपको, अच्छे से हैंडल करना है, स्टेबलाइजर वगैरह लगा करके यूज़ करना है, ठीक है। स्टेबलाइजर अगर नहीं होगा तो थोड़ा सा ज़्यादा झटके भी लग सकते हैं, ठीक है। फटाफट हम लोग करेंगे स्टार्ट, जितना टाइम बस लगेगा स्टार्ट होने में, स्टार्ट होने के बाद फिर आपको पता भी नहीं चलेगा, और फटाफट हम लोग क्या है एक्सरसाइजेस पे आएंगे। और आज का जो भी क्लास है उसमें आपको ही करना होगा, पूरी चीज़ें आप बताओगे, आंसर्स करेक्ट मैं करता जाऊंगा, और पूरा आर्टिकल के जो भी यूजेस है वो आपको समझ में आ जाएंगे। फिलर्स, पैराजम्बल, डायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, आरसी, क्लोज, सेनो, एंटो भी कराओ। देखो इसमें से फिलर्स, पैराजम्बल्स और डायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव ये आपको जेपी सर कराएंगे। बाकी जो भी चीज़ें हैं हम लोग मिल बांट करके करा देंगे। जेपी सर आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन उनका कराने का बहुत मन है, पैराजम्बल्स वो अच्छे से कराते हैं, तो पैराजम्बल्स वगैरह वो करा देंगे। मैं बेसिक चीज़ें आपको एक बार बता दूंगा कि क्या यूज़ है, कैसे करते हैं, वो चीज़ें आपको बाकी चीज़ें वो कराएंगे, बेसिक्स मैं आपको बता दूंगा, फिर प्रैक्टिस सेशंस में वो आपको देखेंगे, ठीक है। और देखो लास्ट का थोड़ा सा जब समय बचता है तो आपको फोकस रहना है, एक ही चीज़ के लिए रहना है। बाकी जो भी चीज़ें इधर उधर हो रही हैं, आईपीएल वगैरह चल रहा था, अभी तो खैर खत्म हो गया, लेकिन फिर भी आपको क्या करना था, एक ही जगह इस पर फोकस रहो। इतने बचे हुए दिनों में आपका ही पूरा का पूरा एग्जाम जो है वो सिर्फ आपके लिए है ना, तो उस टाइम पर क्या करना है, बचे हुए टाइम में आपको पूरी तरह से एक चीज़ पे फोकस रहना है कि आपको सिलेक्शन चाहिए, टीयर 1 में अच्छे मार्क्स चाहिए। तो टीयर 1 में अच्छे मार्क्स के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पूरी तरह से फोकस रहना है, इसी चीज़ को अच्छे से पढ़ते ही रहना है, ठीक है। चलो देखो, जैसा कि आपको अब दिख रहा होगा कि क्लास वगैरह अरेंज हो गई है, तो अब स्टार्ट करते हैं। सभी लोग एक बार शेयर वगैरह कर चुके होंगे, ओके। तो अब स्टार्ट हो गई है पहली क्लास। देखो यहाँ से क्लास आपकी स्टार्ट होती है और अब आपको फटाफट समझना है। आर्टिकल मैंने बताया दो टाइप के होते हैं, इंडेफिनिट और डेफिनिट। इंडेफिनिट आपको पता है, इंडेफिनिट क्या होता है, जो कोई भी प्रॉपर किसी एक चीज को डिफाइन नहीं कर रहा। जैसे कि देयर वॉज ए क्वीन, तो देयर वॉज ए क्वीन का मतलब क्या हुआ कि वहां पर कोई एक क्वीन थी, ठीक है। जैसे स्टोरीज हम लोग पढ़ते थे तो क्या होता था, देयर वॉज ए क्वीन। तो यहाँ पर ये कोई डिफाइन नहीं कर रहा है कि कौन सी क्वीन या कहाँ की क्वीन, लेकिन ये क्या है, बस ये बता रहा है कि कोई एक क्वीन थी। तो देयर वाज ए क्वीन यानी कि इंडेफिनिट हो गया। डेफिनिट क्या होता है कि वो क्वीन के बारे में पूरी जानकारी देगा कि कहाँ की क्वीन थी, कौन थी, क्या थी, ठीक है। तो द क्वीन कहाँ की, लंदन की, ठीक है। तो ये उसने प्रॉपर उसकी जानकारी दी, तो ये क्या हो गया आपका डेफिनिट आर्टिकल, ठीक है। तो डेफिनिट और इंडेफिनिट ये दो तरह के आर्टिकल होते हैं। एक्सरसाइजेस पे हम लोग फटाफट आ चुके हैं। इसके बाद देखो ये सभी एग्जाम्स के लिए आपके इंपॉर्टेंट है, आप कहीं से भी पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। फटाफट आपको क्या करना है, बताना है किसके पहले क्या लगेगा, ए लगेगा या एन लगेगा। इससे बाहर कोई एक्सरसाइज नहीं आती है। आपको ज्यादा से ज्यादा जो पूछा जाता है वो इतने से ही पूछा जाता है। फटाफट आपको बताना है कि किसके आगे क्या लगेगा। अम्ब्रेला के आगे क्या लगता है, फटाफट बताओ। अम्ब्रेला के आगे क्या लगता है, ऑरेंज के आगे क्या लगेगा, आर के आगे क्या लगेगा, एलिफेंट के आगे क्या लगेगा, ईयर के आगे क्या लगेगा, यार के आगे क्या लगेगा, यूनियन, 1 रुपी नोट, आयर, यूरोप, एमएलए, FIR, यूथनेशिया, ऑनेस्ट, ऑल या यूनिवर्सिटी, ठीक है। सभी के आगे फटाफट आपको बताना है। देखो सबके आगे ए भी लग सकता है, एन भी लग सकता है। क्या लगेगा, वॉवल साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड, वो आपको बताना है। देखो मैं फटाफट आपको बता देता हूं क्योंकि क्लास लेट हुई है, तो फटाफट हम लोग आंसर्स पे आ जाएंगे, वो फटाफट सॉल्व करेंगे। अम्ब्रेला होता है या यूम्ब्रेला होता है, तो आप बोलोगे अम्ब्रेला होता है तो क्या आ जाएगा, जहां पर भी आपका वॉवल साउंड आएगा वहां पर क्या आ जाएगा, एन। तो अम्ब्रेला होता है तो एन अम्ब्रेला हो जाएगा, ठीक है। अब बात आएगी यूनियन और यूनिवर्सिटी, तो इनके आगे क्या लगेगा, या आ रहा है, या का साउंड आ रहा है तो क्या हो जाएगा, ए लग जाएगा। ए यूनियन और ए यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसके आगे क्या आ गया, ऑरेंज, तो ऑरेंज में भी फिर से क्या आ जाएगा, एन लग जाएगा। या 1 रुपी नोट आ रहा है, यहाँ आउल आ रहा है, तो 1 रुपी यानी कि वाह, तो यहाँ पर तो लगेगा ए, लेकिन यहाँ पर क्या है, आउल है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एन, ठीक है। इसके आगे क्या है, आवर होता है या हावर होता है, तो आप कहोगे आर होता है, आर होता है तो एन, आयर होता है तो ये भी एन, और ऑनेस्ट होता है तो ये भी क्या होगा, एन, ठीक है। यूथनेशिया होता है या यूथनेशिया, तो आप कहोगे यूथनेशिया, तो यहां पर आएगा ए। यूरोप के आगे ए, और एलिफेंट है तो क्या आ जाएगा, एन, एन एलिफेंट, ठीक है। इसके आगे देखो ईयर है, ये आपको बताना है, इसके आगे क्या लगेगा ये आपको कमेंट करना है, नाम के साथ आपको बताना है इसके आगे क्या आर्टिकल आएगा, ठीक है। इसके आगे एमएलए है, तो देखो हम लोग क्या पढ़ते हैं हिंदी में, एमएलए, एम बोलते हैं, ठीक है। तो एम में ई साउंड आता है, थोड़ा सा वॉवेल साउंड आता है, इस वजह से एन एमएलए होता है, एन FIR होती है, एफ बोलते हैं ना, एफ ऐसे फा, हिंदी में कैसे बोलते हैं, एफ, ठीक है। तो ये सभी क्या आ जाएगा, एन FIR, एन MLA। ईयर के आगे क्या लगेगा ये आपको बताना है, ये आंसर मुझे आपसे चाहिए, ये आपको फटाफट बताना है क्या होगा। सभी बच्चे अच्छे से प्रिपरेशन कर चुके हो, फास्ट फास्ट बताना है आपको, मैं फास्ट फास्ट पढ़ा दूंगा। क्या आएगा, सभी बच्चों का एकदम करेक्ट आंसर है, सब पढ़े लिखे हो, ए ईयर होता है। देखो ईयर नहीं होता है, ये होता है ईयर, ठीक है।
ये होता है ईयर, तो ईयर के आगे क्या आएगा, ए आएगा। ईयर नहीं होता है, जो कि एन ईयर बोलते हैं बच्चे, वो नहीं होगा, ठीक है। चलो पूरी एक्सरसाइज हम लोग कैसे करेंगे, सिर्फ और सिर्फ किसके थ्रू, एक्सरसाइज के ही थ्रू हम लोग पूरे रूल्स को सीखेंगे। सबसे पहला क्या है, साबरमती फ्लोज, मतलब कि क्या सेंस दे रहा है, रिवर का सेंस दे रहा है, तो साबरमती फ्लोज थ्रू अहमदाबाद। क्या सेंटेंस करेक्ट है, क्या सेंटेंस करेक्ट है, आप बताओ क्या ये सेंटेंस करेक्ट है क्या। तो आप कहोगे सर रिवर है, यहाँ पर सेंस किसका आ रहा है, रिवर का आ रहा है। अगर रिवर का सेंस आ रहा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, रिवर का सेंस है, तो यहाँ पर लगेगा क्या, आप कहोगे रिवर के आगे दा लगता है, द गंगा, द यमुना, तो यहां पर क्या आ जाएगा, द। रिवर्स के साथ जितनी भी आपकी रिवर हैं, जितनी भी नदियां हैं, उनके आगे लगता है द। नेक्स्ट क्या है, द पैसिफिक ओशियन इज द लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। तो ये क्या सेंटेंस करेक्ट है, आप कहोगे बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। सभी ओशियन के आगे भी दा लगता है। हिंद महासागर है तो द हिंद महासागर हो जाएगा, ठीक है। एन ईयर नहीं होगा बच्चा, ए ईयर होगा, द साबरमती होगा। जो भी नदियां हैं उनके आगे दा लगता है, जितने भी ओशियन है उनके आगे दा लगता है। अब बात आई कंट्री की, तो क्या कंट्री के आगे दा लगता है या नहीं लगता है। आप कहोगे यूएसए इज द रिचेस्ट कंट्री, करेक्ट है क्या, बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए था, क्योंकि कंट्रीज के आगे हमने पढ़ा है दा नहीं लगता है। लेकिन यहां पर एक छोटा सा एक्सेप्शन है, छोटा सा एक्सेप्शन आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, जहां पर भी कंट्री के नेम में कुछ वर्ड्स ऐसे आए, किंगडम, यूनियन, यूनाइटेड, ठीक है, इस तरह के वर्ड हैं, या फिर क्या और वर्ड क्या आ सकते हैं आपको, जैसे वर्ड है रिपब्लिक, ये वर्ड आए, इस तरह के जब वर्ड आएंगे तो कंट्रीज के आगे भी आपको क्या करना पड़ेगा, द लगाना पड़ेगा। जब आपका क्या यूनियन है, यूनाइटेड है, रिपब्लिक है या किंगडम है, इस तरह के कुछ वर्ड्स आएंगे जब भी, तो आप क्या करोगे, उसके आगे दा लगाओगे। इंग्लिश आपने पिक्चर देखी है, उसमें वो क्या बोलता है, द यूएसए बोलता है। तो द यूएसए बोलता है तो यहाँ पर दा क्यों लगाता है, क्योंकि वहां पर किंगडम, यूनियन, यूनाइटेड या रिपब्लिक कुछ इस तरह का जब भी आपका यूज होता है तब आप बोलते हो द यूएसए, ठीक है। तो द यूएसए इज द रिचेस्ट कंट्री होगा, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, इंडिया के आगे दा नहीं लगेगा, क्योंकि वहां पर ये वर्ड्स नहीं है। इंडिया हैज बायलैटरल रिलेशनशिप विद आयरिश रिपब्लिक, ये एक कंट्री का नाम है, तो आयरिश रिपब्लिक नहीं होगा, विद द आयरिश रिपब्लिक हो जाएगा, क्योंकि यहां पर देखो वर्ड्स क्या आ रहे हैं, रिपब्लिक, यूनाइटेड, यूनियन या किंगडम, ठीक है। तो इस तरह के जब भी वर्ड्स कंट्री के नेम में आएंगे तो आप क्या लगाओगे, द का यूज करोगे। नेक्स्ट क्या है, ही इज ए स्टूडेंट ऑफ द हिस्ट्री। अब देखो यहां पर बात आती है हिस्ट्री की तरह यहां पर अगर इंग्लिश की भी बात आए तो भी हम लोग क्या करते हैं, देखो जब भी इसका यूज लैंग्वेज या फिर बात को समझना, जब भी आपका जो वर्ड है उसका यूज लैंग्वेज या फिर सब्जेक्ट जो हम लोग पढ़ते हैं उसके सेंस में आता है तो द का यूज नहीं करते हैं। लैंग्वेज के सेंस में आएगा तो दा का यूज नहीं करेंगे, लेकिन अगर यहां पर जैसे द इंग्लिश या द हिंदी बोलते हैं तो हम लोग वो क्या बोलते हैं, जो भी इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं सारे के सारे जो अंग्रेज हैं उनके लिए ये सेंस होता है। लेकिन अगर सब्जेक्ट की बात करी जा रही, जो भी हम लोग सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो दा का यूज नहीं होगा। ही इज ए स्टूडेंट ऑफ द हिस्ट्री नहीं होगा, ये ही क्या होगा, ही इज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, द हिस्ट्री नहीं होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, देखो ये आपका क्या आ गया, आपके प्रॉपर नाउन्स आ गए। प्रॉपर नाउन्स देखो मैंने आपको बताया कि जो भी ये आर्टिकल हैं वो नाउन के पहले लगते हैं। तो कौन कौन से नाउन के पहले लगते हैं, सबसे सिंपल सी बात है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले लगते हैं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ही लगेंगे। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आपको आर्टिकल लेना होता है, ठीक है। अब देखो इसके लिए कुछ अच्छे से रूल्स बता देता हूं। कभी भी आपको कोई एक प्रीपोजिशन मिले और प्रीपोजिशन के बाद डायरेक्ट अगर नाउन आया है तो आप समझ जाना कि एरर है। नाउन से पहले क्या आएगा, आर्टिकल आएगा। नाउन से पहले आर्टिकल आएगा, लेकिन नाउन कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अब बात आती है अगर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है तब क्या करेंगे, जैसे कि एडवाइस हो गई, तो आपको पता है एडवाइस कैसी अनकाउंटेबल नाउन है, उसके पहले क्या दा लगता है, एन लगता है, ए लगता है, नहीं लगता है, दा लग सकता है, ए एन नहीं लगता है, ठीक है। तो ए एन अगर अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं लगता है तो आप क्या करोगे उसके लिए, देखो डायरेक्ट अगर एडवाइस है तो आप उसके पहले तो ए एन नहीं लगाते हो, ए एन अगर इसके पहले लगता है तब तो गलत है। लेकिन आपने ये जरूर सुना है, अ पीस ऑफ एडवाइस, अ पीस ऑफ एडवाइस, एक हिस्सा किसका, एडवाइस का। तो एडवाइस डायरेक्टली ए एन तो नहीं यूज करता है, लेकिन जितने भी अनकाउंटेबल नाउन्स हैं उनको अगर कुछ इस तरह से हम लोग फॉर्म करते हैं, ए पीस ऑफ एडवाइस, या फिर क्या बोलते हैं, ए पीस ऑफ ब्रेड। ब्रेड क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, खाने के सेंस में, फूड ग्रेन्स हैं, ये सब कैसे हैं, तो इनके आगे ए एन डायरेक्टली नहीं लगता है। लेकिन जब हम इसको फॉर्म करते हैं कुछ इस तरह से, उनका कुछ हिस्सा बताते हैं, पीस ऑफ एडवाइस, पीस ऑफ ब्रेड, तो यहां पर ए जरूर से जरूर लगता है। ये चीज भी आपको ध्यान देनी है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, द महात्मा गांधी वॉज बोर्न इन पोरबंदर। महात्मा गांधी कैसा है, कॉमन नाउन है,
सॉरी ये कैसा है, प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन है, जब उन्हीं के बारे में बात हो रही है तो दा यहाँ पर नहीं लगाओगे, ठीक है। लेकिन जब किसी की उससे तुलना करी जाएगी, जब किसी को बोला जाएगा कि ये जो राम है, ये राम क्या है, पूरी क्लास का क्या, द महात्मा गांधी, सबको सच बोलता रहता है, हिंसा के पाठ पढ़ाता रहता है, एक गाल पे कंटा पड़ता है, दूसरा गाल भी देता रहता है, तो ये क्या है, ये महात्मा गांधी ऐसा बोलना होगा तो हम क्या बोलेंगे, राम इज द महात्मा गांधी ऑफ दिस क्लास, ठीक है। तब यहाँ पर क्या लग जाएगा, द लग जाएगा। ये बात सभी को समझ में आ गई। ये क्या है आपके प्रॉपर नाउन्स। नेक्स्ट क्या है, राहुल वांट्स टू मीट यू। अब देखो इसका सेंस यहाँ पर अगर किसी के प्रॉपर नाउन के पहले अगर ए लगता है तो इसका सेंस क्या जाता है, ए राहुल वांट्स टू मीट यू, इसका मतलब क्या आएगा, देखो बच्चों ने कहा कि राहुल वांट्स टू मीट यू होगा, करेक्ट, यहाँ पर ए हटना चाहिए, लेकिन देखो यहाँ पर ए नहीं हटता है, ए करेक्ट है। जब भी हम बोलते हैं ए राहुल वांट्स टू मीट यू तो इसका अर्थ निकलता है कोई राहुल, ठीक है। यहाँ पर क्या अर्थ निकलता है, कोई एक राहुल जो है वो क्या करना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है। आप किसी फंक्शन में हो, फंक्शन में अंदर नाच गा रहे हो, एक आपके पास एक आपका भाई आया, बहन आया, उसने बोला, क्या बोला कि भैया कोई राहुल आया है आपसे मिलने के लिए, आपका कोई फ्रेंड होगा या जो भी हो मुझे नहीं पता, लेकिन कोई राहुल आया है। तो कोई राहुल जब आया है, कोई एक सेंस है जिसके बारे में वो नॉलेज नहीं रखता, उसको पता नहीं है, तब यहाँ पर अ राहुल वांट्स टू मीट यू यूज होता है, और ये कैसा है, करेक्ट है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। तो फर्स्ट सेंटेंस में दा हटेगा, लेकिन जब हम इसको कंपेयर करेंगे, किसी बच्चे को उसकी उपाधि देंगे कि यू आर द महात्मा गांधी, तब वहां पर ये करेक्ट रहेगा। लेकिन अगर उन्हीं के बारे में बात हो रही है, वॉज बोर्न इन पोरबंदर, तो यहां पर दा लगाने का कोई यूज नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, रमेश इज द सचिन तेंदुलकर ऑफ दिस क्लास, तो इसमें क्या दा हटाने की जरूरत है, नहीं है। आप कहोगे ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यहां पर उसको क्या है, उपाधि दी जा रही है, उसको ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है, क्वालिफायर उसमें लगाया जा रहा है, तो ये कैसा है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा आपको और अच्छे अच्छे सारे से रूल्स हम एक साथ फटाफट पढ़ेंगे और फिर इनकी 40 एक्सरसाइजेस पे जाएंगे। अभी ये एक्सरसाइज नहीं चल रहे, अभी क्या है, अभी आप सीख रहे हो, सिर्फ और सिर्फ चीजों को सीख रहे हो, फटाफट हम लोग इसके आगे आ जाएंगे। हिमालय, अब देखो बात क्या हो रही है, हिमालय, हिमालय आर द मोस्ट ब्यूटीफुल माउंटेन रेंज इन इंडिया। अब हिमालय है तो मोस्ट ब्यूटीफुल माउंटेन रेंज है, तो माउंटेन रेंजेस के साथ, माउंटेन जो रेंजेस हैं इनके साथ क्या होता है, इनके साथ क्या दा लगता है या नहीं लगता है, फटाफट सभी लोग कमेंट करोगे। अगर माउंटेन रेंज है तो उसके साथ दा लगता है या नहीं, तो आप कहोगे बिल्कुल सर माउंटेन रेंजेस के साथ दा लगता है, जैसे क्या दा हिमालय। अब बहुत सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती है कि सर हिमालयाज होना चाहिए या हिमालय, तो देखो दोनों करेक्ट है, हिमालय लिखो या हिमालयाज लिखो, दोनों ही करेक्ट है, कोई भी उसमें प्रॉब्लम नहीं है। द हिमालयाज आर द मोस्ट ब्यूटीफुल माउंटेन रेंजेस इन इंडिया, ये भी करेक्ट है। द हिमालय आर द, ये भी दोनों ही बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ये रेंजेस के बारे में बात हो रही है, माउंटेन रेंजेस के बारे में, ठीक है। इसी तरह से द एल्प्स आता है, एल्प्स क्या है, ये भी माउंटेन रेंजेस हैं, तो ये भी कैसे हैं, करेक्ट है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर बात हो किसी एक पीक की, किसी एक चोटी की बात हो, जैसे कि माउंट आबू हो गया, माउंट एवरेस्ट हो गया, तो ये क्या है, यहां पर क्या दा लगाने की जरूरत है, आप कहोगे ये तो सिर्फ एक किसी एक चोटी की बात हो रही है, यहां पर दा की जरूरत नहीं है। माउंटेन रेंजेस से पहले दा लगता है, किसी एक माउंटेन की जो चोटी है उसके पहले दा नहीं लगता है, बिल्कुल भी दा नहीं लगता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, द माउंट एवरेस्ट की जगह पर होगा द हटेगा, माउंट एवरेस्ट विटनेस हाई अमाउंट ऑफ गार्बेज डंप एवरी ईयर। यहां पर क्या हो रहा है, बहुत सारा गार्बेज, वहां पर जो भी लोग ऊपर जा रहे हैं वो बहुत गंदगी फैला रहे हैं, ठीक है। तो ऊपर जाओ लेकिन गंदगी मत फैलाओ, ठीक। चलो ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया, माउंट एवरेस्ट होगा, द माउंट एवरेस्ट नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, द यूनिवर्स, द सन, द मून, जितने भी सेलेस्टियल प्लैनेट्स हैं या जितने भी यूनिक प्लैनेट्स हैं उनके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, जो भी ऐसी चीजें हैं जो यूनिक हैं उनके आगे हम लोग दा का यूज करते हैं, ठीक है। कई इसमें एक्सेप्शन भी हैं जिनके आगे दा नहीं लगाते हैं, जैसे कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन क्या है आपका, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के आगे दा नहीं लगता है, इस पे बेस्ड एरर आपसे पूछी गई है, एग्जाम में आई है, द पार्लियामेंट करके पूछा गया था, तो यहां पर दा नहीं लगता है, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है, एग्जाम में इस पे बेस्ड एरर आई है, आज की एक्सरसाइजेस में मैंने वो एरर नहीं ली है, आगे जब हम लोग सफल करेंगे तब ये सब एक्सरसाइज लेंगे, आप ध्यान से पढ़ते रहोगे तो क्या है, आपको चीजें समझ में भी आएंगी और मजा भी आती रहेगी, ठीक है। द पार्लियामेंट नहीं होता है, दा हटता है, पार्लियामेंट रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ये आपने सीख लिया। इसके आगे देखो जितनी भी रिलीजियस बुक्स हैं, जितनी भी रिलीजियस बुक्स होती हैं, जैसे कि गीता, रामायण, कुरान एक्सेट्रा, बाइबल, ये सभी क्या है, इनके आगे दा लगता है, इनके आगे दा लगता है, ठीक है, इनके आगे तो दा लगता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब भी आप किसी ऑथर के साथ उसकी बुक को इस तरह से डिफाइन करते हो, वाल्मीकि's रामायण, तो यहां पर आप दा नहीं लगाते हो। देखो यहां पर ध्यान देना है, वाल्मीकि's द रामायण नहीं लिखोगे, आप क्या लिखोगे, वाल्मीकि's रामायण। वाल्मीकि की रामायण के बारे में बात हो रही है तो वाल्मीकि's रामायण होगी, वाल्मीकि's द रामायण नहीं आएगी। यहां पर आपको एरर नहीं देखनी है। अगर आप ऑथर की बुक उसके साथ इस तरह से लिखते हो वाल्मीकि's रामायण, तो यहां पर दा लगाने का कोई भी औचित्य नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, चलो फटाफट आ जाओ नेक्स्ट पे।
अब देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी एरर है आर्टिकल पे बेस पे। देखो कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ जगह होती हैं जहाँ पर हम लोग कुछ फिक्स पर्पस के लिए जाते हैं, जैसे कि स्कूल है पढ़ने के लिए जाते हो, कॉलेज है पढ़ाई करने के लिए जाते हो, मार्केट है आप शॉपिंग वगैरह करने जाते हो, चीज़ें खरीदने के लिए जाते हो, टेम्पल में आप पूजा करने जाते हो, चर्च में आप भगवान की पूजा वगैरह करने जाते हो, बेड पे आप सोने के लिए जाते हो, जेल में आप बंद होने के लिए जाते हो। ठीक है, तो जेल तो नहीं जाना है, बाकी चीजें ठीक है, जेल तक मत जाना, जेल लास्ट ऑप्शन रखना। बेड में क्या करना है, सोने के लिए जाओगे, टेम्पल और चर्च में पूजा करने के लिए, मार्केट शॉपिंग के लिए, स्कूल और कॉलेज पढ़ाई के लिए। तो जो उनका यूज है, जो भी चीजें हैं, और उसी पर्पस के लिए जब आप जाओगे, सेम पर्पस के लिए पढ़ने के लिए अगर स्कूल जा रहे हो, तो कोई आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है, द स्कूल लिखने की जरूरत नहीं है, द कॉलेज लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप डिफरेंट पर्पस के लिए जा रहे हो, आप स्कूल जा रहे हो लेकिन क्या करने जा रहे हो, स्कूल में जा रहे हो टीचर से मिलने, मुलाकात करने, तो मुलाकात करने जब जाओगे तब वहां पर आपको दा लगाना पड़ेगा, क्योंकि मिलने की जगह नहीं है वो, मिलने की जगह तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसी तरह से आपके ये होते हैं, मार्केट वगैरह है, मार्केट में अगर आप शॉपिंग के लिए जा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर अदर यूजेस के लिए जा रहे हो तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, आर्टिकल का यूज करना पड़ेगा। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस है, फर्स्ट सेंटेंस में आपको आंसर बताना क्या होगा, फटाफट सभी को आंसर देना, वी सैट ऑन बेड। क्या करेक्शन होना चाहिए, क्या ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है? पहला सेंटेंस जो आपके सामने एक्सरसाइज में, इसको बताना है फटाफट क्या होगा, वी सैट ऑन बेड, हम बेड पर बैठे, तो करेक्ट है या इनकरेक्ट है? सभी लोग फटाफट आंसर दो। सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर देना है, माय फादर इज गोइंग टू स्कूल, मेरे पिताजी स्कूल जाते हैं, क्या करेक्शन होना चाहिए, क्या करेक्ट है या इनकरेक्ट है? सी वेंट टू द मार्केट फॉर शॉपिंग, क्या ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है? वी सैट ऑन द बेड, रोहित आर सेन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑन द बेड होगा, क्योंकि ये बैठने की जगह नहीं है। बेड क्या बैठने की जगह नहीं, बिल्कुल भी बैठने की जगह नहीं है। तो आप कहोगे कि दूसरे पर्पज में यूज, क्या डिफरेंट पर्पज में आर्टिकल यूज करना पड़ेगा। डिफरेंट पर्पज में गए तो आर्टिकल आपको यूज करना पड़ेगा। अगर आप सेम पर्पज पे जाते हैं, आप लेटने के लिए जाते हैं, सोने के लिए जाते हैं, तो क्या होता है, द यूज नहीं करना पड़ता। ठीक है, वी सैट ऑन द बेड, यहां पर आर्टिकल आपको यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, माय फादर इज गोइंग टू स्कूल, तो यहां पर क्या होगा, द स्कूल लगेगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहे हैं आप सभी के, द स्कूल हो जाएगा, आ स्कूल या एन स्कूल नहीं, द स्कूल होगा, क्योंकि मेरे पिताजी जा रहे हैं वहां पर। पिताजी क्यों जा रहे हैं, पढ़ने के लिए तो नहीं जा रहे होंगे, कुछ मिलने मीटिंग वगैरह के लिए जा रहे होंगे, तो वो पढ़ने के पर्पज से नहीं है, डिफरेंट पर्पज से जा रहे हैं, तो वहां पर द स्कूल लगेगा। ठीक है, इसके बाद ये जो मार्केट है, यहां पर क्या होगा, द मार्केट करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है? द मार्केट करेक्ट है कि नहीं, नहीं करेक्ट है, इनकरेक्ट है, दा हटेगा, क्योंकि पर्पस मार्केट का क्या होता है, शॉपिंग। मार्केट हम लोग किस लिए जाते हैं, शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, तो दा यहां से हट जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट एरर है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए यहां पर हम लोगों ने सीखा इसको। इसके बाद देखो आ जाता है आपका डायरेक्शन। डायरेक्शन का यूज बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, डायरेक्शन से रिलेटेड एरर आती है। देखो यहाँ पर एरर कैसे बनती है, हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जो भी डायरेक्शन है उनके आगे आर्टिकल लगता है, द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ। लेकिन कुछ चीजें बच्चों इसमें ध्यान रखना है कि जब भी आपकी ये जो एरर आती है, ये कैसे आती है, इसको भी समझना है। चलो फटाफट आप आंसर दो, फर्स्ट वाले में और सेकंड वाले में, किसमें द आएगा, किसमें नहीं आएगा, क्या दोनों में आएगा या फिर दोनों में नहीं आएगा? ही इज कमिंग फ्रॉम ईस्ट, माई हाउस फेसेस नॉर्थ, तो करेक्ट क्या होगा, द आएगा या नहीं आएगा, किस पार्ट में आएगा, किस पार्ट में नहीं आएगा? पहले क्वेश्चन का आंसर देना, ही इज कमिंग फ्रॉम, तो क्या होगा, ही इज कमिंग फ्रॉम क्या होना चाहिए, फटाफट सभी को आंसर देना है। ही इज कमिंग फ्रॉम ईस्ट है, ईस्ट में क्या होगा, द लगेगा या नहीं लगेगा, द लगेगा या फिर नहीं लगेगा? तो आप कहोगे ही इज कमिंग फ्रॉम हुआ, कमिंग फ्रॉम क्या होना चाहिए? देखो एक चीज याद रखना है, जब भी आपके यहाँ पर प्रीपोजिशन होती है, जब भी आपके यहाँ पर प्रीपोजिशन होती है तो उसके आगे दा लगता है, और जब प्रीपोजिशन नहीं होती है, डायरेक्ट आपकी वर्ब के आगे आता है कोई भी डायरेक्शन, तो वहां पर दा लगाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो फर्स्ट में आएगा दा, ही इज कमिंग फ्रॉम द ईस्ट, और नेक्स्ट में क्या है, माई हाउस फेसेस नॉर्थ, तो यहां पर आप क्या बोलोगे, यहां पर दा नहीं आएगा। ठीक है, सभी लोग ध्यान से देखना है, एकदम अच्छे से चीजों को समझना है। माई हाउस फेसेस नॉर्थ, मेरा हाउस किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ की डायरेक्शन में है, तो यहां पर दा का यूज नहीं आएगा, दोनों में दा नहीं आएगा। नहीं भाई ऐसा नहीं है, द ईस्ट होगा लेकिन नॉर्थ के आगे दा नहीं होगा। ठीक है, माई हाउस फेसेस नॉर्थ, तो यहां पर नो आर्टिकल होगा। फर्स्ट पार्ट में क्या होगा, ही इज कमिंग फ्रॉम द ईस्ट, द ईस्ट है, ईस्ट की डायरेक्शन से आ रहा है, तो प्रीपोजिशन है, तो आर्टिकल 100% कंफर्म होकर के आएगा डायरेक्शन से पहले। ठीक है, अब इसके बाद देखो कुछ और इसके यूजेस होते हैं। जब भी आपका डायरेक्शन का यूज, जब भी आपकी डायरेक्शन का यूज कैसे करते हैं, एडजेक्टिव की तरह करते हैं।
जब भी आपकी डायरेक्शन का यूज एडजेक्टिव की तरह करते हैं, किसी एक नाउन की विशेषता बतलाते हुए करते हैं, जैसे कि टुवर्ड्स द साउथर्न कंट्रीज, कंट्रीज कैसी कंट्रीज, साउथर्न, दिशा नहीं बता रहा है वो, उसका यूज कर रहा है एडजेक्टिव की तरह, तो यहां पर ध्यान देना है, यहां पर दा का यूज बिल्कुल भी नहीं होता है, द यहां पर हट जाएगा, यहां पर आर्टिकल नहीं आएगा। डायरेक्शन का यूज जब भी एडजेक्टिव की तरह होगा तो वहां पर दा नहीं आएगा, यहां पर दा नहीं आएगा, ये दा आपका यहां से हट जाएगा, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, ही इज गोइंग टुवर्ड्स साउथर्न कंट्रीज या द साउथर्न कंट्रीज, तो आप कहोगे टुवर्ड्स साउथर्न कंट्रीज, दा यहां पर यूज नहीं होगा, ठीक है। जब भी आपका एडजेक्टिव की तरह यूज होता है तो वहां पर दा नहीं आता है। इसी वजह से वेस्ट इंडीज है, वेस्ट इंडीज एक कंट्री का भी नाम है, वहां से भी आप समझ सकते हो कि दा नहीं आएगा, और यहां से भी समझ सकते हो ये जो वेस्ट है ये क्या है, उसकी एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है, तो यहां पर भी दा नहीं आएगा। इसी तरह से नॉर्दर्न अफ्रीका है, नॉर्दर्न अफ्रीका में भी क्या होगा, आपका दा का यूज नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? तो ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है, यहां पर भी दा का यूज नहीं होगा, यहां भी दा का यूज नहीं होगा, और यहां पर भी दा का यूज नहीं होता है। चलो नेक्स्ट आ जाओगे, नेक्स्ट कुछ रूल्स हैं अच्छे अच्छे से। देखो डेजिग्नेशन जो होती है ना, जो डेजिग्नेशन होती है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि डेजिग्नेशन क्या क्या होती है, प्राइम मिनिस्टर की डेजिग्नेशन हो गई, पीएम की डेजिग्नेशन हो गई, सीएम की डेजिग्नेशन हो गई। तो पीएम की, सीएम की और प्रेसिडेंट की, ये सब जितनी भी डेजिग्नेशंस हो गई हैं, इनके पहले दा का यूज होता है। आप इनको किसी भी सिचुएशन में यूज करोगे, इनके पहले दा का यूज होता है। बस कुछ छोटी सी सिचुएशंस होती हैं, कुछ 4-5 आपके लिए वर्ब हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। जैसे कि ही वॉज अपॉइंटेड द चीफ मिनिस्टर, क्या इसमें करेक्शन है, क्या ये करेक्ट है या फिर करेक्शन होना चाहिए? यहां पर क्या होगा, हाँ बिल्कुल वेस्ट इंडीज कंट्री नहीं है, बिल्कुल करेक्ट बात है, वेस्ट इंडीज कंट्री नहीं है, सॉरी। ही वॉज अपॉइंटेड द चीफ मिनिस्टर, ही वॉज अपॉइंटेड द चीफ मिनिस्टर, तो चीफ मिनिस्टर अपॉइंट हुआ, तो यहां पर क्या दा लगेगा या नहीं लगेगा? तो आप बोलोगे सर यहां पर तो दा हमने पढ़ा है, डेजिग्नेशन से पहले दा लगता है, लेकिन यहां पर दा नहीं लगेगा। इसके लिए आपको याद रखना है कुछ एरर है, कुछ वर्ब्स होती हैं, जैसे कि आपकी वर्ब है अपॉइंट, इलेक्ट और सेलेक्ट हो गई, क्राउन हो गया, क्राउन होता है, इलेक्ट होता है, सेलेक्ट होता है, और क्या होता है, डिक्लेयर होता है और अपॉइंट होता है, ठीक है। डिक्लेयर होता है और अपॉइंट होता है, ये जब वर्ब्स यूज होती हैं इनके आगे आर्टिकल नहीं यूज होता है, इनके आगे डेजिग्नेशन में भी आर्टिकल यूज नहीं होता है, ठीक है। ही वॉज अपॉइंटेड एज चीफ मिनिस्टर हो सकता है, ही वॉज अपॉइंटेड चीफ मिनिस्टर हो सकता है, लेकिन अगर आप कहोगे कि यहाँ पर आर्टिकल यूज हो तो आर्टिकल का यूज नहीं होता है, इसको आपको करेक्ट करना है। अपॉइंट हो गया, इलेक्टेड प्रेसिडेंट, ही वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट, ठीक है। जैसे अगर मुझे लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, ही वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट, उसको इलेक्शन में कौन प्रेसिडेंट हुआ, ही वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट नहीं लिखेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ही वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंट का यूज नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ही वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट होगा, द प्रेसिडेंट नहीं आएगा। अपॉइंट हो गई, इलेक्ट हो गई, सेलेक्ट हो गई, अपॉइंट हो गया, ठीक है। डिक्लेयर, क्राउन, इसमें एक रिपीट हो गई है, मेक भी होता है, ठीक है, मेक किसी को बनाना, ठीक है। तो यहां पर भी आपका मेक के साथ भी द का यूज नहीं होता है। क्राउन हो गया, यहां पर दा का यूज नहीं होता है। इसके आगे देखो कुछ पॉलिटिकल जितनी भी पार्टीज होती हैं उनके आगे दा का यूज किया जाता है, ठीक है। जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके आगे दा का यूज होता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अब इसके आगे आ गया कॉमन नाउन। देखो कॉमन नाउन में बहुत इंपॉर्टेंट एरर बनती है, कॉमन नाउन में तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एरर बनती है। आपको जैसे बोला जाता है कि कोई डॉग है, ठीक है, अगर दा लग जाता है तो दा डॉग का मतलब क्या होता है, उसकी पूरी की पूरी प्रजाति के बारे में बात करते हैं। तो दा डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, तो पूरी की पूरी प्रजाति कैसी है, फेथफुल एनिमल है। तो ये कैसा है, करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है? आप कहोगे कि दा डॉग है, यहाँ पर दा लगा, दा होने की वजह से क्या हो गई, उसकी पूरी की पूरी प्रजाति के बारे में बात हो रही है, तो ये सेंटेंस कैसा है, करेक्ट है। इसके आगे बात होती है, देखो कॉमन नाउन दो तरह के होते हैं, एक होता है सिंगुलर, एक होता है प्लूरल, ठीक है। तो सिंगुलर में क्या क्या यूज होते हैं, जैसे कि ये है द डॉग, यानी कि उसकी पूरी प्रजाति के बारे में बात हो रही है, या फिर आप किसी एक डॉग को रखते हो, एक हॉर्स को रखते हो, तो आई हैव ए हॉर्स, यहाँ पर दा का यूज नहीं होता है, ए एन का यूज हम लोग करेंगे जब एक की बात हो रही है। इसके आगे सिंगुलर में कुछ ऐसे भी नाउन हैं, जैसे मैन है, वुमेन है, सोल है, डेथ है, अर्थ, इस तरह के जब नाउन्स हैं, इनके आगे क्या होता है, इनके आगे एक चीज आपको ध्यान रखनी है, कुछ चीजें जो गॉड ने बनाई है, ठीक है, कुछ चीजें जो रूल्स जो गॉड ने बनाए हैं, जो यूनिवर्सल हैं और जिन्हें गॉड ने बनाया है, उनके आगे हम दान नहीं लगाते हैं। जैसे कि मैन इज मॉर्टल, मतलब मैन जो है वो मॉर्टल है, ये हमने रूल नहीं बनाया, ये गॉड ने बनाया। लेकिन जो डॉग है ये फेथफुल एनिमल हमेशा से नहीं था, पहले हमेशा से फेथफुल एनिमल नहीं था, पहले
वो फ्री रहता था, लेकिन हम लोगों ने उसको क्या किया, पालना स्टार्ट किया, और वो हमारे लिए फेथफुल है। जब भी हमारे घर पे कोई दूसरा सदस्य आता है उसके लिए तो फेथफुल होता नहीं है, तो सबके लिए फेथफुल नहीं है, जो उसको पालता है वो उसके लिए फेथफुल है। तो ये चीजें क्या है, ये मैन मेड है, तो मैन मेड है तो यहाँ पर दा का यूज होता है। लेकिन अगर आप इसको यूज करते हो ऐसे यूनिवर्सल फैक्ट्स में, तो यूनिवर्सल फैक्ट्स की वजह से यहाँ पर मैन इज मॉर्टल है, तो द मैन इज मॉर्टल होगा, क्या होगा, द लगेगा या नहीं लगेगा, तो आप कहोगे द का यूज नहीं होगा, क्योंकि ये यूनिवर्सल फैक्ट है, यूनिवर्सल फैक्ट है और गॉड गिफ्टेड है, गॉड ने चीज बनाई है, मैन इज मॉर्टल, तो यहां पर द का यूज नहीं होगा। ठीक है, इसके आगे क्या बोल रहा है, फिश कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, तो ये क्या हम लोगों ने रूल बनाया, फिश कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, ये क्या हमारे द्वारा बनाया हुआ रूल नहीं, ये गॉड के द्वारा बनाया हुआ रूल है, हमने ऐसा कुछ भी नहीं बनाया, तो यहां पर भी दा का यूज नहीं होगा। यहां पर भी जो फिश लिखा हुआ है ये कैसा है, करेक्ट है, फिश कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, बात समझ में आ रही है। तो यहां पर फिश हुआ, यहां पर ये हुआ, यहां पर दा का यूज नहीं होता है। यहां पर क्या है, द डॉग इज फेथफुल एनिमल, यहां पर ये करेक्ट है, क्योंकि द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। क्यों बताया मैंने, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये चीजें हमने इसको ऐसा बनाया, हमने डॉग को क्या बनाया, फेथफुल एनिमल, हमने उसको पालना स्टार्ट किया और तब वो हमें पता चला कि ये फेथफुल एनिमल है, बाकी नहीं है। लेकिन यहां पर क्या है, ए हॉर्स है, तो यहां पर ए का यूज होगा, दा कैसे बताएंगे, पूरी प्रजाति के लिए। लेकिन यहां पर भी जब मैं बोलना चाहता हूं पूरी प्रजाति के लिए, लेकिन ये कैसा है, यूनिवर्सल फैक्ट है, यहां पर ये कैसा है, हमेशा ट्रुथ है और गॉड गिफ्टेड है, तो ये चीजों पे दा का यूज नहीं होता है। इसके आगे नेक्स्ट क्या है, अब देखो यहां पर प्लूरल की बात आएगी, तो प्लूरल की बात आएगी, अभी हम लोगों ने सिंगुलर में देखा, अब प्लूरल में ध्यान देना है। प्लूरल में जनरली आपको याद रखना है, जितने भी प्लूरल नाउन्स होते हैं, प्लूरल नाउन्स जितने भी होते हैं, प्लूरल नाउन्स के साथ जनरली आपका आर्टिकल यूज नहीं होता है, आर्टिकल का यूज जनरली नहीं होता है प्लूरल नाउन के साथ। जैसे कि कैटल गिव अस मिल्क, तो कैटल कैसा है आपको पता है, कैटल प्लूरल है, तो इसके आगे द कैटल या ए कैटल या एन कैटल का यूज नहीं होता है, ये रॉन्ग है, कैटल गिव अस मिल्क करेक्ट होगा। तो कैटल गिव अस मिल्क तो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन यहां पर अगर आगे आएगा द पीपुल ऑफ दिस सिटी, द पीपुल ऑफ दिस सिटी आर जनरस, तो यहां पर देखो प्लूरल में भी अगर आपको कुछ इस तरह का फॉर्मेशन मिलता है ऑफ दिस सिटी, किसी एक स्पेसिफिक चीजों के बारे में बताया जाए, जब किसी एक स्पेसिफिक चीजों के बारे में बताया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, द पीपुल ऑफ दिस सिटी आर जनरस, आर जनरस है तो ये कैसा हो जाएगा, किसी एक सिटी के बारे में, स्पेसिफिक सिटी की बात करी जा रही है, तो ये कैसा होगा, ये बिल्कुल करेक्ट होगा। यहां पर ये कैसा है, प्लूरल है, लेकिन जब स्पेसिफाइक हो गया, किसी एक जगह पर्टिकुलर के बारे में बात कर रहा है, तो द कैसा हो जाएगा, करेक्ट होगा, यहां पर द करेक्ट है। लेकिन यहां पर अगर कैटल गिव अस मिल्क है तो यहां पर हमें इसको नहीं डिफाइन करना है, क्योंकि कैटल क्या है, किसी स्पेसिफाइड नहीं, पूरी इंटायर उसकी प्रजाति के बारे में बताना चाह रहा है, तो यहां पर द का यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर किसी स्पेसिफिक या किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बताएगा तो आपको यहां पर द का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही सभी को। चलो इसके बाद बहुत अच्छे यूजेस हैं एडजेक्टिव के, एडजेक्टिव का यूज बहुत अच्छे से होता है। एडजेक्टिव में 3 डिग्रीज होती हैं, कौन कौन सी, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो पॉजिटिव डिग्री में क्या यूज होता है, देखो पॉजिटिव डिग्री में वही रूल है, अगर आप रिच बोलते हो एडजेक्टिव है, लेकिन अगर दा लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, उनकी पूरी प्रजाति, जितने भी लोग रिच हैं, जितने भी लोग रिच हैं उन सभी के बारे में अगर बात हो रही है तो दा रिच हो जाएगा। और दा रिच शुड नॉट लुक स्कॉर्नफुली एट द पुअर, तो उन्हें तिरस्कारपूर्ण ढंग से किस पे नहीं देखना चाहिए, पुअर्स पे नहीं देखना चाहिए। तो सारे पुअर के बारे में बात हो रही है तो दा पुअर हो जाएगा, ये कैसा होगा, करेक्ट है। अब देखो जब भी यहाँ पर दा लग जाता है तो ऑलरेडी ये क्या है, प्लूरल का सेंस देता है, तो यहाँ पर एस का यूज नहीं करते हैं, ये भी एक एरर बनती है, एस का भी यूज नहीं होगा, तो ये कैसा है, करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। इसी तरह से कंपैरेटिव डिग्री में, कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है, द हायर यू गो द हायर प्रेशर यू फील, जितना आप ऊपर जाओगे उतना ही आपको क्या लगेगा, प्रेशर फील होगा। तो जब इस तरह से कंपैरेटिव डिग्री में यूज होता है द हायर यू गो, तो दोनों ही वर्ब्स के साथ, दोनों ही वर्ड्स के साथ क्या करते हो आप, द का यूज करते हो। द हायर यू गो द लाइटर यू फील, द हायर यू गो द हायर प्रेशर यू फील। तो दोनों बार जब आप कंपेयर करते हो तो दोनों ही बार कंपैरेटिव डिग्री के साथ आपको आर्टिकल का यूज करना पड़ेगा, द हायर यू गो द हायर यू फील। ठीक है, तो यहां पर द का यूज दोनों बार करोगे। और एक और देखो, द बेटर वैसे रॉन्ग है, द बेटर अगर हम लोग कभी भी यूज करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि द का यूज वैसे सुपरलेटिव डिग्री में होता है, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री में कब यूज होता है द का, जब हमें बोलना होता है ऑफ द टू, इन दो में जब अगर कंपेयर हो रहा है, दो बच्चों में कंपेयर हो रहा है, तो उनमें से जो बेटर है, द बेटर कौन है, उन दोनों में से जो बेटर है उसके लिए क्या यूज हो जाता है, द बेटर ऑफ द टू बॉयज। ये क्या है, ही इज द बेटर ऑफ द टू बॉयज, तो यहां पर आपका द यूज होता है और ये कैसा है, करेक्ट है।
ही इज द बेटर ऑफ द टू बॉयज, तो ये कैसा है, बिल्कुल करेक्ट है, यहां पर द का यूज होगा। इसके बाद क्या है, राम इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय ऑफ दिस क्लास, तो मोस्ट इंटेलिजेंट क्या है आपका सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा आपको द का यूज करना होता है, ये चीज आपको ध्यान देनी है। ठीक, चलो तो ये आपके बेसिक कुछ रूल्स थे, कुछ रूल्स आपके एक दो और बचे हुए हैं, इनको भी आप ध्यान से देख लो। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे कूद पड़ेंगे और फटाफट एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी कैसा है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसको हम लोग छू नहीं सकते। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले भी आर्टिकल नहीं यूज होता है, द का यूज नहीं होता है। लेकिन फिर से वही बात आ जाएगी कि जब भी हम किसी स्पेसिफिक व्यक्ति के बारे में किसी भी स्पेसिफिक जगह पे बात करेंगे तो वहां पर द का यूज करेक्ट है, द का यूज करेक्ट है। द ऑनेस्टी ऑफ द टैक्सी ड्राइवर वॉज कमेंडेबल, टैक्सी ड्राइवर की जो ऑनेस्टी थी वो कैसी थी, प्रशंसनीय थी, उसने जो भी उसको चीजें मिली उसने वापस करी, तो ऑनेस्टी किसकी, टैक्सी ड्राइवर की, तो यहां पर ये चीजें करेक्ट है। अब देखो यहां पर एक और छोटा सा रूल मैं आपको बता देता हूं, जब भी आपको इस तरह का सेंटेंस फॉर्मेशन मिले, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, ठीक है, जब भी आपको इस तरह का फॉर्मेशन मिलेगा तो यहां पर आपको एक दा का यूज करना है, एक दा का यूज यहां पर आपको ध्यान से करना है, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, जब भी आपको इस तरह का एक सेंटेंस मिलेगा तो दा का यूज आपका रहेगा, द नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। ठीक है, तो नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन इस तरह का जब भी यूज मिलेगा, जैसे कि यहां पर है, तो यहां पर आपको क्या करना है, इसके पहले, इस नाउन से पहले दा जरूर से जरूर आपका आ जाएगा। ठीक है, द ऑनेस्टी ऑफ पर्सन इज एग्रीबल, बिल्कुल करेक्ट है। अब इसके बाद देखो कुछ और हैं, कुछ इस तरह से फ्रेजेस हैं, व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन आर यू, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, वैरायटी ऑफ, ये जो कुछ फ्रेजेस हैं इनमें आपको बताना है कि क्या द लगेगा या नहीं लगेगा। व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन आर यू, यहां पर क्या फिलर होना चाहिए, फटाफट बताइए, यहां पर क्या फिलर होना चाहिए, व्हाट सॉर्ट ऑफ के पहले, पर्सन के पहले क्या यूज होना चाहिए, व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन आर यू, तो यहां पर बीच में क्या आ जाएगा, क्या ए एंड द कुछ यूज होगा, तो देखो यहां पर बिल्कुल करेक्ट आपको ध्यान रखना है, ये कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं जिनके आगे आर्टिकल का यूज नहीं होता है, ना ए आएगा, ना एन आएगा, ना द आएगा। ठीक है, ये कोई भी आर्टिकल का यूज यहां पर नहीं होगा। व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन आर यू, ए एंड द कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है, नो आर्टिकल यूज होते हैं, काइंड ऑफ में भी नो आर्टिकल है, वैरायटी ऑफ, ये जितने भी हैं इनके आगे आर्टिकल का यूज नहीं होगा। ठीक है, ये आपका ध्यान रखना है, ये आपको करेक्टली याद रखना है। ओके, तो अभी यहां पर अब आपके लिए क्या है, एक्सरसाइजेज स्टार्ट होती हैं, अब आपको फटाफट आंसर करना है। मैं क्वेश्चन नंबर देता जाता हूं, क्वेश्चन नंबर मैं आपको डालता जाऊंगा, आपको उसको आंसर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, ये है थर्ड क्वेश्चन और ये है फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सी बोस्ट ऑफ हैविंग गुड नॉलेज ऑफ फिजिक्स बट एवरीबडी नोज हाउ फॉर सी इज गुड एट इट। चलो फटाफट आपको आंसर देना है, सी बोस्ट ऑफ हैविंग गुड नॉलेज ऑफ फिजिक्स बट एवरीबडी नोज हाउ फॉर सी गुड एट इट, हाउ फॉर सी इज गुड एट इट। ठीक है, यहां पर क्या हो गया, थोड़ा सा उधर शिफ्ट हो गया, तो इसको थोड़ा सा इधर करते हैं। चलो ओके, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर फटाफट आपको देना है। चलो, सी बोस्ट ऑफ हैविंग गुड नॉलेज, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया रोहित आर सेन का। यहां पर क्या आ गया, अ गुड नॉलेज। ठीक है, नॉलेज क्या है आपका, अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन जब हम लोग इस तरह से बात करते हैं तो यहां पर हम लोग क्या लगाते हैं, पार्ट ऑफ, इसमें क्या लगा लेंगे, इसमें छोटा सा एक आर्टिकल आपको फिट करना है, हैविंग अ गुड नॉलेज ऑफ समथिंग। ठीक है, अ गुड नॉलेज ऑफ फिजिक्स। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ए आपका आर्टिकल यूज होगा, सी बोस्ट ऑफ हैविंग अ गुड नॉलेज ऑफ फिजिक्स। ठीक है, तो यहां पर ये बात होगी, ए आर्टिकल आएगा। सेकंड में आ जाना है, फटाफट सेकंड क्वेश्चन का आंसर देना है, जिसको भी एक का आंसर आ गया है तुरंत आपको क्या करना है, दूसरे नंबर पे आ जाना है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। द ऑर्डर ऑफ द कमांडर में पुट द लाइव्स ऑफ मैनी सोल्जर्स इन अ डेंजर, क्या होना चाहिए, करेक्ट आपको बताना है। द ऑर्डर ऑफ द कमांडर, किसका ऑर्डर, द कमांडर का, में पुट द लाइव्स, किसकी लाइव्स, मैनी सोल्जर्स की लाइव्स, इन अ डेंजर, तो क्या करेक्ट होना चाहिए, फटाफट आपको आंसर देना है, क्या करेक्ट होना चाहिए। यहां पर कुछ और फ्रेजेस हैं जो आपको याद रखने हैं, इन आ डेंजर नहीं होता है, इन डेंजर होता है। ठीक है, द ऑर्डर ऑफ द कमांडर में पुट द लाइव्स ऑफ मैनी सोल्जर्स इन डेंजर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहे हैं आप सभी के। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओगे, द मोस्ट हैप्पी मैरिज वुड बी अ यूनियन ऑफ डेफ मैन टू अ ब्लाइंड वुमन। ठीक है, क्या होगा, परफेक्ट आपका आंसर क्या होना चाहिए, थर्ड क्वेश्चन में करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, फटाफट सभी को आंसर देना। द मोस्ट हैप्पी मैरिज वुड बी अ यूनियन ऑफ
वुड बी अ यूनियन ऑफ, यहाँ पर ऑफ उधर साइड गायब हो गया है तो उसको भूल जाओ, यहाँ पर मैंने लिख दिया है द मोस्ट हैप्पी मैरिज वुड बी अ यूनियन ऑफ अ डेफ मैन टू अ ब्लाइंड वुमेन। अगर ये बोला जा रहा है तो इसमें क्या करेक्शन होना चाहिए? सभी लोगों को फटाफट आंसर करना है। थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? चलो फटाफट आंसर आना चाहिए, अब वेट नहीं करना है, बहुत टाइम हम लोगों ने वेस्ट किया, लेकिन अब हम लोग फटाफट करेंगे। बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है, द यूनियन होगा। द यूनियन क्यों होगा? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी हम लोग इस तरह का यूज करते हैं और स्पेसिफाइड कर रहे हैं, ठीक है, स्पेसिफाई कर रहे हैं किसका किसका यूनियन, डेफ मैन टू अ ब्लाइंड वुमेन, तो किसका यूनियन है? तो यहां पर आ जाएगा द यूनियन ऑफ अ डेफ मैन टू अ ब्लाइंड वुमेन। बिल्कुल करेक्ट है, द यूनियन। द मोस्ट हैप्पी, हैप्पीएस्ट नहीं, मोस्ट के साथ हैप्पीएस्ट नहीं होता भाई, गलत है। हैप्पीएस्ट जो लोग बोल रहे हैं वो गलत है, हैप्पीएस्ट नहीं। मोस्ट हैप्पी अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री है, इसको हैप्पीएस्ट बनाने की जरूरत नहीं है, दोनों ही करेक्ट होते हैं। हैप्पीएस्ट आप या तो बोलो या मोस्ट हैप्पी बोलो, दोनों करेक्ट हैं, उसमें कोई भी गलती नहीं है, दोनों करेक्ट होते हैं। हैप्पी के दोनों फॉर्म सुपरलेटिव होते हैं, हैप्पीएस्ट और मोस्ट हैप्पी भी। लेकिन यहां पर है यहां पर यूनियन अ यूनियन बोला गया, तो यहां पर क्या होगा? द यूनियन हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन में आ जाओ। फोर्थ क्वेश्चन में क्या करेक्ट होगा? ऑफ द टू सिस्टर्स सी इज बेटर। ऑफ द टू सिस्टर्स सी इज बेटर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया है। सी इज द बेटर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया आप सभी का, सी इज द बेटर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाओ, फटाफट आपको करना है। अब आपको बताना है यहां पर क्या करेक्शन है। देखो स्टार्टिंग जो एक्सरसाइजेज है वो थोड़ी सी इजी होंगी, थोड़ी सी डिफिकल्ट हम लोग थोड़े से टाइम बाद करेंगे। लास्ट की जो 4 एक्सरसाइजेज हैं, लास्ट की जो 4 हैं, अगर वो आपने कर ली, मतलब आपको आर्टिकल का यूज प्रॉपरली समझ में आ गया है। स्टार्टिंग में मैं सिर्फ और सिर्फ रूल्स को आपको रिवाइज करने के लिए एक्सरसाइज दे रहा हूं, फिर हम लोग बहुत अच्छी अच्छी डिफिकल्ट एक्सरसाइज करेंगे। बैंक वगैरह की भी कुछ एक्सरसाइज मैंने पिक करी है, उनको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सभी लोगों का आंसर आना चाहिए। आई हैव बॉट अ ब्लैक एंड अ व्हाइट ड्रेस। मैंने क्या किया? एक ब्लैक और एक व्हाइट ड्रेस लिया। क्या ब्लैक एंड व्हाइट बन के जाऊंगा? क्या फिल्मी सिनेमा में बहुत पुराने जगत में थोड़ी जी रहा हूं, मैं आज के टाइम में जी रहा हूं। आज के टाइम में क्या करते हो आप? ब्लैक एंड व्हाइट ड्रेस पहनते हो। इसमें यहां पर चेक होगा, यहां पर चेक होगा। सिर्फ ब्लैक और सिर्फ व्हाइट ड्रेस तो कोई नहीं पहनता ना, ब्लैक एंड व्हाइट ड्रेस होती है, मिक्सचर रहता है, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही ड्रेस की जब सेंस आता है तो 2 बार आप यूज नहीं करते हो। आर्टिकल का यूज आपको एक और बहुत अच्छा सा यूज आया, देखो ध्यान देना है। अगर आप 2 बार आर्टिकल का यूज करते हो तो इसका मतलब होता है ये आप किसी और चीज के बारे में कर रहे हो, ये आप किसी और सेंस में आप बोल रहे हो। अगर मैं बोलूं द ऑथर एंड द राइटर, तो यहां पर इसका मतलब क्या हुआ? ऑथर कोई और है, राइटर कोई और है। लेकिन अगर मैं बोलूं द ऑथर एंड द राइटर, तो इसका मतलब क्या हुआ? वो व्यक्ति जो ऑथर है और वही व्यक्ति जो राइटर भी है, ठीक है। तो एक तो ये बनता है द ऑथर एंड द राइटर, तो यहां पर क्या हुआ? यहां पर ऑथर एक अलग व्यक्ति है, राइटर एक अलग व्यक्ति है। लेकिन अगर मैं यहां पर क्या करूं, यहां पर इस द को हटा दूं, ऑथर एंड राइटर, तो इसका मतलब क्या हुआ? एक ही व्यक्ति जो ऑथर भी है और जो राइटर भी है। तो इसी तरह से यहां पर यूज होता है अ ब्लैक एंड व्हाइट। इसका मतलब क्या हुआ कि एक पूरी ब्लैक ड्रेस है, एक पूरी व्हाइट ड्रेस है। तो ऐसे तो कपड़े आप पहनते नहीं हो कि पूरे पूरे ब्लैक हो, पूरे पूरे व्हाइट हो। तो आप क्या करते हो? एक ड्रेस खरीदते हो जिसमें ब्लैक स्ट्रिप्स भी हो, व्हाइट स्ट्रिप्स भी हो। तो इस तरह के लिए आप क्या करोगे? यहां पर ए को हटा दोगे। नेक्स्ट सेंटेंस आ जाओगे। ये क्वेश्चन नंबर था 5th, इसके आगे है 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन क्या है? द हिंदी इज अवर नेशनल लैंग्वेज। क्या होगा? ओनली हिंदी हो जाएगा, द हटा दोगे, हिंदी इज अवर नेशनल लैंग्वेज, ठीक है। तो हिंदी की बात होगी, द यहां पर हट जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था लैंग्वेज और सब्जेक्ट्स के पहले द का यूज हम लोग नहीं करते हैं। अगर द हिंदी हम लोग बोलेंगे तो इसका मतलब क्या होगा? वो सभी लोग जो हिंदी बोलने वाले हैं, सभी लोग जो हिंदी बोलते हैं उन लोगों के बारे में बात हो रही है। द हिंदी मतलब वो सभी लोग जो हिंदी बोल रहे हैं। 7th क्वेश्चन है, फटाफट आपको आंसर देना है। मैंने आपको बताया था 7th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आप बोलोगे कार्स नहीं होता है सर, कार्स तो प्लूरल है, प्लूरल के बाद आप कभी भी आर्टिकल ए तो यूज करोगे नहीं, एक बहुत सारे, ये तो मतलब नहीं बनेगा। तो कार्स के आगे ए हटा दोगे, यहां पर आप दूसरा आर्टिकल यूज करो या फिर कार्स परफेक्ट है, इसमें कोई आर्टिकल यूज करने की जरूरत नहीं है। कार्स आर पार्क्ड आउटसाइड, ठीक है, मतलब पार्क आउटसाइड, बाहर क्या हुई है? कार्स पार्क हो गई हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें। कार्स आर पार्क्ड आउटसाइड, कुछ भी यहां पर डिफाइन नहीं है, तो अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के पहले एरर आपको आर्टिकल्स इस तरह से बना करके देता है, आपको ध्यान देना है, ठीक है। 8th क्वेश्चन पे आ जाओगे फटाफट। द स्टैच्यू इज मेड अप ऑफ एन आयरन। आपको ध्यान रखना है कुछ चीजें, फटाफट आपको आंसर करना है पहले तो 8th क्वेश्चन का, उसके बाद जो मैं बात बोल रहा हूं उसको ध्यान से देखना है। मटेरियल नाउन,
मटेरियल नाउन से पहले भी आर्टिकल आपका यूज नहीं होता है, ठीक है, मटेरियल नाउन से पहले भी आपका आर्टिकल यूज नहीं होता है, लेकिन जो ऑफ वाला पार्ट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहां पर बोला गया द स्टैचू इज मेड ऑफ एन आयरन, तो एन आयरन नहीं होगा, यहां पर मटेरियल के बारे में बात हो रही है, मटेरियल नाउन है, आप आर्टिकल बोलोगे यूज नहीं करते हैं। लेकिन मैंने बोला एक लेकिन, तो लेकिन है तो वहां पर क्या होगा, कुछ अलग चीजें होंगी। जब भी आप बात करोगे किसी स्पेसिफिक जगह की, जैसे मैं बोलूं कि अगर मैंने एक रिंग पहनी है एंड द रिंग इज मेड ऑफ किसके द्वारा बनी हुई है, तो वहां पर आप जब बोलोगे कि द आयरन यूज्ड इन द रिंग, तो यहां पर मैं जब स्पेसिफिक बता रहा हूं कि इस रिंग में जो आयरन यूज हुआ है, तो वहां पर आप क्या यूज करोगे, द आयरन यूज्ड इन दिस रिंग, द आयरन ऑफ दिस रिंग। तो यहां पर क्या है, जब आप स्पेसिफिक बता रहे हो किसी एक जगह के बारे में, तो वहां पर आप आर्टिकल का यूज करते हो, ठीक है। इसके एग्जांपल्स अभी आपको आएंगे, देखने को भी मिलेगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, आई एम गोइंग टू मार्केट। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है, आपने अभी कितने क्वेश्चंस कर लिए, आप क्वेश्चंस कर चुके हो 8। इसके आगे आ गया क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन का आंसर देना है। इसके आगे मैं नंबरिंग डाल रहा हूं, सभी लोगों को फटाफट क्या करना है, इनके आंसर्स आपको देने। आई एम गोइंग टू द मार्केट फॉर शॉपिंग, तो यहां पर क्या होगा, आप मार्केट जाते हो किस लिए, शॉपिंग के लिए, तो दा का यूज नहीं करोगे। 10th क्वेश्चन में आ जाओ, आई एम गोइंग टू द टेंपल टू अरेंज मैरिज। मैरिजेस भाई टेंपल में बहुत समय पहले हुआ करती थी, लेकिन अब नहीं होती हैं, और उसका मेन पर्पस क्या है, पूजा करने के लिए। आप पूजा करने के लिए जाते हो, शादी करने के लिए नहीं। वो तो भाग गए अगर घर से छोड़ छाड़ के, तब तो फिर कर सकते हो, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये इसका मेन पर्पस नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे, दा नहीं यूज करोगे यहाँ पर, ठीक है। दा नहीं यूज करोगे, क्यों दा नहीं यूज करोगे, सॉरी दा यूज करना पड़ेगा, क्योंकि मैरिज करने के लिए गए ना, मैरिज करने के लिए गए तो दा यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप छोड़ छाड़ के भाग के शादी कर रहे हो, तो शादी करने के सेंस में यहाँ पर टेंपल का यूज हम लोग नहीं करते हैं, इस वजह से यहाँ पर क्या होगा, दा का यूज कैसा है, करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। 10th क्वेश्चन हो गया। 11th क्वेश्चन पे आ जाओ, ही इज गोइंग टुवर्ड्स साउदर्न कंट्रीज, तो यहाँ पर क्या दा लगना चाहिए या फिर करेक्ट रहेगा, तो आप कहोगे यहाँ पर दा लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, कंफ्यूजन हो रहा है, नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि साउदर्न कंट्रीज है, 10th एरर फ्री है, 11th भी कैसा है, एरर फ्री होगा। 10th में दा नहीं होगा, नहीं ऐसा नहीं है, 10th में दा होगा। टेंपल का यूज हम लोग पूजा करने के लिए करते हैं, मैरिज के लिए नहीं। जो मैंने बताया था आपको, अगर सेम पर्पज है तो फिर क्या दा का यूज नहीं करोगे। अगर डिफरेंट पर्पज है, यहाँ डिफरेंट पर्पज है, मैरिज के लिए टेंपल जा रहा है, तो फिर दा का यूज करना पड़ेगा। 11th कैसा है, एरर फ्री है। 12th क्वेश्चन क्या हो जाएगा, द दिसंबर इज द कोल्डेस्ट मंथ ऑफ द ईयर, तो दा हटा दोगे। दिसंबर है, जितने भी आपके मंथ्स हैं, जितने भी आपके डेज हैं, इनके पहले दा नहीं लगता है। द संडे नहीं होता है, संडे, ठीक है, मंथ नहीं लगता है, दिसंबर के आगे दा नहीं लगता है, तो यहां पर आप क्या करोगे, दा को हटाओगे, दा नहीं यूज होगा। चलो फटाफट आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और फटाफट आपको आंसर देना है। जो मैंने बात अभी आपको बोली थी, उसका एग्जांपल अब आपके सामने आ चुका है, और ये रहा आपके सामने। चलो फटाफट आपको आंसर करना है। कितने क्वेश्चन हो गए थे, फिर से मैं भूल गया, 12 क्वेश्चंस हो चुके थे। इसके आगे आ जाओगे, अब यहां पर है 13, 14, 15, 16 और 17। फटाफट आपको सभी को आंसर करना है, और यहां पर जैसे जैसे आप आंसर करते जाओगे, आपके आर्टिकल की जो नॉलेज है वो बढ़ती जाएगी, और जब आपको एग्जाम में भी ये एरर मिलेंगी ना, तो आप फटाफट इनको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन क्या, दा मंडे है, दा मंडे होता ही नहीं है, दा आपका हटा दोगे। मंडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, यहां पर दा लगाने का कोई भी यूज नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आई एम गोइंग फॉर ए लंच। अब देखो ध्यान रखना है, जब भी आप खाने वगैरह के लिए जाते हो, लंच करने जाते हो, डिनर करने जाते हो, या फिर आप खाने के सेंस में यूज करते हो, फूड या ब्रेकफास्ट, तो यहाँ पर फूड जब भी लेते हो, ग्रेन्स वगैरह हैं, जितने भी ग्रेन होते हैं, दाल ये सब खा रहे हो, तो इनके आगे भी आप आर्टिकल जनरली यूज नहीं करते हो, ठीक है। तो आई एम गोइंग फॉर ए लंच नहीं होता है, यहां पर क्या होता है, आई एम गोइंग फॉर लंच। बात समझ में आ रही, आई एम गोइंग फॉर लंच, ठीक है। इसके अलावा यहां पर और चीजें भी याद रखनी है, जो गेम्स होते हैं उनके आगे भी आप आर्टिकल को यूज नहीं करते हो, आर्टिकल का यूज इनके आगे भी नहीं करते हो, ठीक है। इसके आगे भी आप क्या करते हो, कोशिश करते हो कि आर्टिकल का यूज ना हो। जब भी स्पेसिफिक बात करी जाएगी तब हो जाएगा, बट जब तक यहाँ पर नॉर्मल बातें हो रही हैं, जो सेंस है उसी सेंस में अगर बात हो रही है, तो आर्टिकल का यूज नहीं होगा, ठीक है। आई एम गोइंग फॉर अ लंच नहीं होगा, फॉर लंच हो जाएगा। आई लव टू प्ले द हॉकी, तो द हॉकी नहीं होगा, आई लव टू प्ले हॉकी, ठीक है। द हटेगा, यहां से भी द हट जाएगा। नेक्स्ट क्या है, द गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल, तो यहां पर भी गोल्ड अभी कैसा मेटेरियल नाउन की तरह यूज हो रहा है, तो द यहां पर हट जाएगा। लेकिन अब यहां पर देखो, राइस जो है वो खाने के सेंस में यूज होता, तो दा का यूज नहीं होता। अगर यहां पर माय फेवरेट डिश इज द राइस होता ना, तो ये सेंटेंस कैसा हो जाता, रॉन्ग हो जाता। अगर मैं बोलता कि माय फेवरेट डिश इज
द राइस, तो यहाँ पर जो द राइस यूज होता ये कैसा होता, रॉन्ग हो जाता, यहाँ पर द राइस रॉन्ग होता। लेकिन अगर यहाँ पर स्पेसिफिक बात करी जा रही, ऑफ लगा करके बनाया जा रहा है, कहाँ का, राइस ऑफ पंजाब, पंजाब का राइस बोला जा रहा है, तो यहाँ पर द होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा सा भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको ऑफ लग जाता है तो आप इन चीजों को ऐसे ही देखो कि अगर नाउन ऑफ नाउन तो इसके पहले द आएगा ही आएगा, कोई भी रूल हो, कैसा भी रूल हो, मटेरियल नाउन हो, कुछ भी हो, मेरे को ध्यान नहीं देना है। पर्टिकुलर जब भी आपने बना दिया, बिल्कुल करेक्ट बोला आपने, अगर आपने इसको पर्टिकुलर बना दिया लाल बाबू, बिल्कुल करेक्ट आपने बोला कि अगर पर्टिकुलर सर बना दोगे तब तो आपको द यूज करना ही पड़ेगा। द राइस ऑफ पंजाब इज ऑफ ग्रेट क्वालिटी, राइस ऑफ पंजाब कैसा है, ग्रेट क्वालिटी का है। इसके बाद देखो फटाफट अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे हम लोग। 16 क्वेश्चन हो गया था, 16 के बाद क्या आ जाएगा, 16 के बाद आ जाएगा 17, 18, 19, ठीक है। चलो, द राइस ऑफ पंजाब इज ऑफ ग्रेट क्वालिटी, तो ये सेंटेंस कैसा है, करेक्ट है। द गोल्ड ऑफ दुबई इज ऑफ ग्रेट क्वालिटी, तो यहाँ पर गोल्ड कौन सा, वैसे गोल्ड कैसा है, मटेरियल नाउन है, तो यहाँ पर दा नहीं यूज होना चाहिए, लेकिन कहाँ का गोल्ड, दुबई का, दुबई की अगर गोल्ड की बात कर रहा है तो दा का यूज क्या करोगे, रखोगे कि नहीं रखोगे, बिल्कुल रखोगे। ऐसे भी याद रखो कि नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, कहां की बात हो रही है, अगर आपको स्पेसिफाइड कर दिया गया, पर्टिकुलर बता दिया गया, तो दा का आप यूज करोगे, दा बिल्कुल करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्या है, द लव इज एज इंपॉर्टेंट एज द एयर वी ब्रीथ, तो यहां पर जब भी आपको मैंने बताया कि ये लव है, ये आपके कैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में दा का यूज नहीं होता है, तो यहां पर तो द लव गलत है। लेकिन फिर से मैं बोल रहा हूं, ऑफ लगा करके अगर मैं स्पेसिफाइड कर दूं कि द लव ऑफ द मदर इज, अगर मैं मां के प्यार की बात कर दूं तब यहां पर आपको द लव लगाओगे कि नहीं लगाओगे, आप कहोगे अरे सर मां के प्यार की बात आपने कर दी, बिल्कुल याद दिला दी घर की, तो बिल्कुल भाई घर की याद रखो, और आपको पता भी होना चाहिए आप लोग किस लिए पढ़ रहे हो, आपको क्या करना है, क्या बनना है, अपना गोल जो है वो अपने सामने रखोगे तो अचीव करने में थोड़ी सी आसानी होगी। अपने गोल को हमेशा सामने रखो, आपको फाइनली करना क्या है, माँ बाप की सेवा करनी है अच्छे से, तो अच्छे से सेवा करने के लिए अच्छा पैसा होना चाहिए, पैसे के लिए क्या करोगे, अच्छे से इंस्पेक्टर वगैरह की पोस्ट लेनी है और अच्छे से पढ़ना है उसके लिए, ठीक है। तो द लव ऑफ द मदर, तो अब ये सेंटेंस कैसा है, बिल्कुल करेक्ट है, द लव ऑफ द मदर इज एज इंपॉर्टेंट एज द एयर, अब यहां पर द का यूज नहीं होगा, द लव ऑफ मदर हो जाएगा, द लव ऑफ मदर इज एज इंपॉर्टेंट एज द एयर वी ब्रीथ, ठीक है। तो द लव ऑफ मदर इज एज इंपॉर्टेंट एज द एयर वी ब्रीथ, तो द लव हो गया, तो यहां पर ये करेक्ट है, लेकिन अगर द लव इज एज इंपॉर्टेंट है और यहां पर स्पेसिफाइड नहीं किया, पर्टिकुलर नहीं किया, तो ये कैसा रहेगा, रॉन्ग रहेगा, द यहां पर हटेगा, यहां पर द लव करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, द मैथमेटिक्स ऑफ प्रिया वाज वेरी गुड, तो यहां पर देखो वैसे मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट से पहले दा नहीं लगता है, लेकिन जब भी स्पेसिफाइड है प्रिया की मैथमेटिक्स तो ये कैसा हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ये सेंटेंस नो एरर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर्स आ रहे हैं, आप सभी के आंसर्स बहुत अच्छे और बहुत करेक्ट आ रहे हो, बहुत अच्छी बात है। चलो फटाफट लास्ट 2 क्वेश्चंस का भी आंसर आपको देना है। मैथमेटिक्स इज ए कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट, तो ये सेंटेंस कैसा है, करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है, तो आप कहोगे सर ये बिल्कुल करेक्ट है, आपने बात करी है मैथ्स की, सब्जेक्ट की बात है, तो सब्जेक्ट किसी का स्पेसिफाइड नहीं बोला है, तो मैथमेटिक्स की बात है, तो ये सेंटेंस कैसा है, करेक्ट है। लेकिन अब अगर मैं बात करूं आई डोंट लाइक दैट काइंड ऑफ ए मैन, तो यहां पर क्या होगा, काइंड ऑफ अ नहीं लगता है, आपने ही बताया सर काइंड ऑफ अ नहीं लगता है, काइंड ऑफ मैन, ए एंड द, ये आर्टिकल कुछ जो फ्रेजेस हैं उनके आगे नहीं लगता है, काइंड ऑफ, वैरायटी ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, ठीक है, इनके आगे आर्टिकल्स का आप यूज नहीं करते हो। काइंड ऑफ मैन, टाइप ऑफ मैन, सॉर्ट ऑफ मैन, वैरायटी ऑफ मैन, इस तरह के कुछ आर्टिकल्स हैं जिनके, कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं जिनके आगे आर्टिकल का यूज नहीं होता है। इसी तरह से कुछ और फ्रेजेस जैसे इन डेंजर, ठीक है, इन करके जो इनके साथ जितनी भी आर्टिकल्स आती हैं, इनके साथ जितने भी फ्रेजेस बनते हैं और ऑफ के साथ जितने फ्रेजेस बनते हैं, इनके आगे जनरली आप पाओगे कि आर्टिकल का यूज नहीं होता है, ठीक है। आई डोंट लाइक दैट काइंड ऑफ अ मैन, नहीं दैट काइंड ऑफ मैन। चलो यहां तक आपकी जो भी एरर्स थी वो थोड़ी सी आसान थी, अब थोड़ा सा हम लोग लेवल बढ़ाएंगे और अब एरर्स को आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलो यहां पर आपको पार्ट बताना है, कौन से पार्ट में है एरर, हम लोग कौन से क्वेश्चन तक कर चुके थे, हम लोगों ने किया था 19, 20, 21, अब यहां से क्वेश्चन नंबर आ गया आपका 22, 23, 24 और 25, ठीक है, ये 25 क्वेश्चन तक आ गए हैं। अब इनका आंसर आपको फटाफट देना है, फटाफट आंसर देना है। 22 का क्या होगा, इफ यू हैव फेथ इन ऑलमाइटी एवरीथिंग विल टर्न आउट टू बी ऑलराइट। अब देखो गॉड के केस में जब भी बात करते हैं और हम लोग उसमें एलमाइटी बोलते हैं ना, तो क्या करोगे, व्हाट काइंड ऑफ मैन यू आर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है, बहुत अच्छे से आपका यूज हो रहा है, बिल्कुल करेक्ट है,
बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया। ऐश्वर्य त्रिवेदी बिल्कुल करेक्ट है। शुभम देव बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। अलमाइटी के पहले आपको क्या यूज करना पड़ता है, दा का यूज करना पड़ता है। यहां पर क्या बोलते हो, इफ यू हैव फेथ इन अलमाइटी, नहीं, इफ यू हैव फेथ इन द अलमाइटी। तो यहां पर करेक्ट क्या हो जाएगा, 22nd क्वेश्चन में आंसर क्या आ जाएगा, द अलमाइटी होगा, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्या होगा, नो स्ट्रॉन्गर फिगर देन हिज इज प्रिस्क्राइब्ड इन द हिस्ट्री। अब यहां पर देखो फिर से सब्जेक्ट की बात हो रही है और किसी के स्पेसिफाइड बात तो हुई नहीं है, तो सब्जेक्ट की बात है, तो यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर दा हटा देना है। कई बार क्या होता है, देखो जैसे आप सेंटेंस को पढ़ोगे ना, नो स्ट्रॉन्गर फिगर, आपको ऐसा लगेगा कि यहीं कहीं पर ही एरर है। आप पूरा सेंटेंस को एक बार पढ़ो जरूर, आपको कुछ ऐसी एरर मिलेंगी जो आपने बहुत प्रॉपर्ली पढ़ रखी होंगी, बट ऐसा होगा कि वो 3 लाइन का सेंटेंस, 4 लाइन के सेंटेंस में सबसे लास्ट में होगा, तो सबसे लास्ट तक आप जाते ही नहीं हो, आपको ऐसा लगता है स्टार्टिंग में ही कहीं पर एरर है। तो आपको पहले सबसे पहले क्या करना होता है, जब भी एरर फाइंड आउट करना है, पूरा सेंटेंस को एक बार आप पढ़ो, तो आराम से उस पूरे सेंटेंस को पढ़ोगे, आपको एक ऐसी जगह मिलेगी जहां पर आप 100% श्योर हो जाओगे कि एरर है। स्टार्टिंग में आपको अगर देख के लग रहा है कि एरर है, कंफ्यूज हो, तो पूरा एक बार सेंटेंस को पढ़ लो, कहीं ना कहीं ऐसी एरर आपको मिल जाएगी। 24th क्वेश्चन का आंसर देना है, एज आई वॉज टू रीच बैंगलोर अर्ली आई लेफ्ट इन एरोप्लेन, आई लेफ्ट इन एरोप्लेन। अब देखो एक चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी क्लास के, कि जब भी आपको प्रीपोजिशन मिले, जब भी आपको प्रीपोजिशन मिलती है और इसके आगे अगर आपको नाउन मिलता है, जब भी आपको प्रीपोजिशन मिले और इसके आगे नाउन मिले, और आपको ये थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो रहा हो कि यहाँ कहीं पर कुछ आर्टिकल का मिसिंग है, तो आप ध्यान रखना कि नाउन और प्रीपोजिशन के बीच में हमेशा एक आर्टिकल आता है। नाउन और प्रीपोजिशन के बीच में हमेशा एक आर्टिकल आता है, और इस पे बेस्ड एरर एग्जाम में बहुत इजी सी पूछी जाती है, बट बहुत कम बच्चे होते हैं जो इसको करेक्ट कर पाते हैं। तो ध्यान ये देना है, प्रीपोजिशन और नाउन के बीच में एक आर्टिकल आता है। जैसे यहाँ पर देखो, एज आई वॉज टू रीच बैंगलोर अर्ली आई लेफ्ट इन एरोप्लेन। यहाँ पर कहना क्या जा रहा है, मैंने कैसे छोड़ दिया, मैंने कैसे उसको देश को छोड़ा, गोइंग बाय ट्रेन के बजाय, इंस्टेड ऑफ गोइंग बाय ट्रेन मैंने एरोप्लेन के थ्रू छोड़ा, ठीक है। तो लेफ्ट इन एरोप्लेन नहीं, लेफ्ट इन एन एरोप्लेन। ए एरोप्लेन आएगा कि एन एरोप्लेन आएगा, इन एन एरोप्लेन, ठीक है। द एरोप्लेन आप नहीं बताओगे, क्योंकि द कोई स्पेसिफाइड तो है नहीं कि कौन से एरोप्लेन में कहां पे, तो आप क्या बोलोगे, इन एन एरोप्लेन। कोई भी एक एरोप्लेन था, ठीक है, कोई स्पेसिफाई उसने किया नहीं कौन से एरोप्लेन से जा रहा है, उसने बोला इन एन एरोप्लेन। कोई भी एक एरोप्लेन था, उसकी कोई भी एक प्रजाति का कोई भी एक एरोप्लेन उसने पकड़ा और उसके थ्रू वो चला गया। स्पेसिफाइड नहीं है, डेफिनेट नहीं है, तो इनडेफिनेट आपको आर्टिकल यूज करना है। नेक्स्ट क्या है, 25th क्या है, अ पर्सन आई मेट इन द थिएटर वॉज द एक्टर हिमसेल्फ। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं चाहता हूं कि आप सभी बच्चे इसका आंसर दो। लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप सभी को देना चाहिए। 25th क्वेश्चन का आंसर मैं वेट करूंगा। 25th क्वेश्चन क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये एग्जाम में पूछा भी गया है, मेंस में क्वेश्चन पूछा गया, बहुत अच्छे। आपते प्रिया, नितिन कुमार, बिल्कुल करेक्ट आंसर्स आप सभी के आ रहे हैं। मैं और बच्चों से एक्सपेक्ट कर रहा हूं सभी लोग इसका आंसर दो। नितिन तोमर बिल्कुल करेक्ट आ गया आंसर आपका। सुजीता साहू थोड़ा सा गलती है, सवानी राय बिल्कुल करेक्ट है, बहुत अच्छे, बहुत, अब बिल्कुल करेक्ट, सभी के आंसर करेक्ट आ गए हैं। आपको देखो क्या करना है, अ पर्सन नहीं, देखो इसके इस सेंटेंस को पूरा पढ़ोगे, अ पर्सन मतलब कोई एक पर्सन के बारे में बात करेगा। आई मेट इन द थिएटर, जिसको मैं थिएटर में मिला, वॉज द एक्टर हिमसेल्फ, इसने पूरे लाइन में उसी के बारे में ही बता दिया, डेफिनेट कर दिया। उस आदमी, कोई एक आदमी से नहीं मिला था, जिस आदमी से वो मिला था उसको डेफिनेट किया, उसके बारे में बताया। तो अ पर्सन नहीं होगा, द पर्सन आई मेट, जिस पर्सन से मैं मिला था इन द थिएटर वॉज द एक्टर हिमसेल्फ, मैं एक्टर से ही मिल गया था, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, अ पर्सन नहीं, कोई एक पर्सन नहीं, द पर्सन। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने स्पेसिफाई किया कि आप सभी को इसका आंसर निकालना चाहिए, ठीक है। चलो फटाफट आ जाओगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हो गए थे 25 तक, अब हम लोग आगे आ गए हैं 25 के बाद 26वें क्वेश्चन से आपको सॉल्व करना है। 26वें क्वेश्चन से क्या हो जाएगा, 26 क्वेश्चन है, इसके बाद है 27, इसके बाद है 28, और यहां पर ये 3 क्वेश्चन हैं। सभी क्वेश्चन अच्छे अच्छे हैं, फटाफट इन सभी को आपको सॉल्व करना है विद लिटिल पेशेंस। अब यहां पर 26 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, लेफ्ट बाय एरोप्लेन नहीं हो सकता, प्रीपोजिशन और नाउन के बीच में हमेशा एक आर्टिकल आता है, तो यहां पर इस वजह से लेफ्ट बाय ए या एन एरोप्लेन करेंगे। अगर स्पेसिफाई किया होता उसने तो द एरोप्लेन भी कर सकते थे, बट स्पेसिफाइड नहीं है, किसी एक एरोप्लेन से गया, इस वजह से ए एन का यूज किया गया, ठीक है। 26 का आंसर क्या आएगा, बिल्कुल करेक्ट, सभी बच्चे बहुत अच्छे आंसर कर रहे हो। पेशेंस कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन जब भी हम लोग इसको इस तरह से बनाते हैं लिटिल पेशेंस, तो क्या करते हैं, विद अ लिटिल पेशेंस, ठीक है। तो करेक्शन क्या हो जाएगा, विद अ लिटिल पेशेंस
you will be able to cross this hurdle। आप इस बाधा को भी थोड़ा सा अगर पेशेंस रखोगे तो इस बाधा को पार कर जाओगे, ठीक है। तो 26 क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 27 का, दिस टाउन इज नॉट वेरी वेल नोन एंड देयर इज नॉट मच टू सी, सो अ फ्यू टूरिस्ट नहीं टूरिस्ट, ठीक है, टूरिस्ट कम हेयर। अब देखो भाई, यहां पर थोड़ा सा आपको यूज सीखना है। जब भी आप अ लिटिल का यूज करते हो और जब भी आप लिटिल का यूज करते हो, ठीक है, जब भी आप आ लिटिल का यूज करते हो, जब भी आप लिटिल का यूज करते हो, जब भी आप अ फ्यू का यूज करते हो और जब आप फ्यू का यूज करते हो, दोनों का यूज सीखना। जब आप बोलते हो आ लिटिल या फिर जब आप बोलते हो आ फ्यू, तो आ फ्यू का मतलब पता है क्या होता है? मतलब थोड़े लोग आते हैं। आप कभी भी ये नहीं कह रहे हो कि बिल्कुल भी लोग नहीं आते, आप बोल रहे हो कि कुछ लोग अभी भी आ रहे हैं, आते हैं, ठीक। तो अ फ्यू टूरिस्ट का मतलब कुछ लोग आते हैं। लेकिन अब जब आप इसके पीछे का सेंटेंस पढ़ोगे तो देखो क्या लिखा हुआ है, दिस टाउन इजंट वेरी वेल नोन। ये टाउन ना तो जाना जाता है और आगे भी क्या कर रहा है, एंड देयर इजंट मच टू सी, ना तो ये जाना जाता है, ये कोई गांव शहर की बात कर रहा है, छोटा सा गांव शहर है, ना तो इसको जाना जाता है और ना ही कोई यहाँ पर देखने लायक जगह है। तो यहाँ पर जब ना कोई देखने लायक जगह है, ना ही इसको जाना जाता है, तो टूरिस्ट जैसे लोग यहाँ पर क्यों आएंगे भला? तो यहाँ पर आ फ्यू का यूज नहीं होगा। आ फ्यू का मतलब होता है थोड़े लोग आते हैं। लेकिन जब हम बोलते हैं सो फ्यू टूरिस्ट कम, इसका मतलब ना के बराबर या नहीं के बराबर टूरिस्ट आते हैं, ठीक है। अ फ्यू अगर आप यूज करते हो तो इसका मतलब एक अमाउंट में टूरिस्ट आते हैं, थोड़ा कम आते हैं, आप ये बोल रहे हो। लेकिन आप अगर कहोगे फ्यू टूरिस्ट कम, इसका मतलब ना के बराबर या बहुत थोड़े से टूरिस्ट आते हैं, ठीक है। तो आ फ्यू का यूज नहीं होगा, फ्यू टूरिस्ट का यूज होगा। बात समझना है, अ फ्यू नहीं होगा, फ्यू होगा। ए यहाँ पर आर्टिकल जो है वो हट जाएगा। आर्टिकल का यूज मैंने जितना भी पॉसिबल था, जहां पर भी मेरे को अच्छे क्वेश्चंस मिले, वो सभी क्वेश्चंस का मैंने यहाँ पे कलेक्शन आपको प्रोवाइड किया है। आप देखोगे इसके बाद कि एग्जाम में इससे बाहर एरर आपको नहीं मिलेगी, यहीं से ही सब कुछ मिलने वाला है। तो कोशिश करो कि यहाँ पर जो भी मैं क्लासेस में आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूँ उसको अच्छे से पढ़ो और मिस करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। डेली आपको रेगुलर यहाँ पर बने रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एक्सेलरेटिंग पेस ऑफ लाइफ in our metropolitan city has had the tremendous effect on the culture and lifestyle of the people। देखो यहां पर बहुत अच्छा है ये सेंटेंस, इसको आपको पढ़ना है। यहां पर एक बार तो इसको खुद से आप ट्राई करो। 28th क्वेश्चन में आंसर क्या होना चाहिए? 28th क्वेश्चन में आंसर क्या होगा? द एक्सेलरेटिंग पेस, जो हमारी लाइफ में क्या है, एक्सेलरेटिंग पेस है इन अ मेट्रोपॉलिटन सिटी। मेट्रोपॉलिटन सिटी ने इसने क्या किया है, हैज हैड, क्या किया, ट्रमेंडस इफेक्ट दिया। किस पे? ऑन द कल्चर एंड लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल। लोगों की लाइफस्टाइल और पीपल के क्या किया, कल्चर पे ट्रमेंडस इफेक्ट दिया है। तो द ट्रमेंडस इफेक्ट नहीं होगा, द ट्रमेंडस नहीं, यहां पर आप इसको क्या करोगे, अ ट्रमेंडस इफेक्ट, ठीक है। आप बता रहे हो कि ए ट्रमेंडस इफेक्ट आया, ट्रमेंडस इफेक्ट कैसा इफेक्ट आया, ए ट्रमेंडस इफेक्ट आया, द ट्रमेंडस इफेक्ट नहीं। कुछ भी यहां पर डेफिनेट नहीं है किस तरह का कैसा, वो नहीं बोल रहा है। एक ट्रमेंडस इफेक्ट आया है लोगों की लाइफ पर, तो यहां पर आप इसको क्या बोलोगे, हैज हैड अ ट्रमेंडस इफेक्ट इन द लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल, ठीक है। तो लाइफस्टाइल में आप एरर निकाल लो, तो लाइफस्टाइल में एरर नहीं है। यहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं आर्टिकल, आर्टिकल पढ़ रहे हैं, तो कोशिश मैंने ये कही कि ज्यादातर जो एरर्स हों वो आपके आर्टिकल से रिलेटेड हो। अच्छे अच्छे एरर्स ढूंढे हैं, थोड़ा मिक्सलेनियस में आगे से करूंगा क्योंकि सब बच्चे आंसर्स करेक्ट इस वजह से भी दे रहे हो क्योंकि आपको पता है आर्टिकल से एरर है। लेकिन ये समझने वाली चीज भी है कि अ ट्रेमेंडस होगा, द ट्रेमेंडस इफेक्ट नहीं होगा। द ट्रेमेंडस इफेक्ट तो यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक नहीं दे रहा है, आपको बता रहा है कोई एक ऐसा ट्रेमेंडस इफेक्ट सभी की लाइफ में आया है, वो क्या है वो हमें नहीं पता है। तो द ट्रेमेंडस की जगह पर क्या हो जाएगा, अ ट्रेमेंडस इफेक्ट आपका हो जाएगा, ठीक है। चल 28 तक हो गया था, इसके आगे आ जाएंगे 29 पे। 29 से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, एक ही जगह पर आपको वहां पर क्या करना था, द करना था, ठीक है। 29 हो गया, इसके बाद ये क्या हो गया 30, इसके बाद ये क्या हो गया 31 और ये क्या हो जाएगा 32। सब नंबरिंग आगे पीछे हो गई है तो उसके लिए चिंता नहीं करना है। 29 का आंसर देना है। ट्रेमेंडस का मतलब होता है बहुत ही शानदार, कुछ एकदम बहुत भयानक, बहुत बड़ा, ठीक है। ट्रेमेंडस इफेक्ट आ गया मतलब कि बहुत बुरा इफेक्ट आ गया, बहुत अच्छा भी हो सकता है बहुत बुरा भी, ट्रेमेंडस है, ठीक है। बोथ द सिविलियंस एंड आर्मी मैन जॉइंड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। फटाफट आपको आंसर देना है। 29 का आंसर क्या होगा, 29 का क्वेश्चन का आंसर चाहिए आपको, फटाफट आपको निकालना है 29 क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 29 का बी पार्ट बिल्कुल करेक्ट है, क्या होना चाहिए, बोथ द सिविलियंस एंड, बिल्कुल करेक्ट आंसर, सभी का आंसर करेक्ट आ रहा है, एंड द आर्मी मैन।
क्योंकि सिविलियंस और आर्मी मैन एक ही तो होंगे नहीं, बोथ द अगर मैंने लगा दिया और यहां पर द नहीं लगाया तो आप क्या बोल रहे हो, बोथ द सिविलियंस एंड आर्मी मैन, सिविल और आर्मी मैन दोनों सेम होंगे, नहीं, सिविल और आर्मी मैन सेम नहीं होंगे, बोथ द सिविलियंस एंड द आर्मी मैन, ठीक है, तो बोथ द सिविलियंस एंड द आर्मी मैन ज्वाइन द सेकंड वर्ल्ड वॉर। सेकंड वर्ल्ड वॉर में कौन कौन गया था, जो नॉर्मल लोग थे वो भी गए थे और आर्मी वाले लोग भी गए थे, दोनों अलग अलग थे, तो दोनों अलग अलग हम लोग लेके जाएंगे, बोथ द सिविलियंस एंड द आर्मी मैन ज्वाइन द सेकंड वर्ल्ड वॉर। बात समझ में आ रही, सभी को ध्यान रखना है, बोथ अगर यहां पर यूज हो रहा है द, अगर दोनों बार आएगा, आर्टिकल 2 बार यूज होगा तो अलग अलग के बारे में बताएगा, एक बार आर्टिकल यूज हुआ तो वो दोनों सेम पर्संस के बारे में बात को करता है, ठीक है। 30th क्वेश्चन क्या होगा, 30th क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, द हॉस्पिटल इज विद इन 100 मीटर्स फ्रॉम माई हाउस। तो हॉस्पिटल कहां पर है, देखो हॉस्पिटल के बारे में बता रहा है कि कौन सा हॉस्पिटल है, स्पेसिफाई उसने किया, फ्रॉम माई हाउस, उसकी जिसकी डिस्टेंस है कहां से, मेरे घर से कितनी दूरी पर है, विद इन 100 मीटर्स होगा या फिर 100 मीटर्स होगा। तो आप बोलोगे कि सर 100 मीटर्स का मतलब तो ये जा रहा है कि 100 वैसे भी अपने साथ एक आर्टिकल लेता है, बाकी 100 मीटर्स का मतलब जा रहा है कि 100 सैकड़ों दूरी, सैकड़ों, 100 मतलब यहाँ पर 100 अभी आपने डिफाइन नहीं किया ना कि कितना 100, तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, विद इन 100 मीटर्स, विद इन 100 मीटर्स फ्रॉम माई हाउस, ठीक है। तो हॉस्पिटल इज विद इन 100 मीटर। देखो अ हॉस्पिटल अगर आप बोलते हो तो यहां पर क्या बोला गया कि कई हॉस्पिटल है हमारे घर के पास में, लेकिन इसके आगे वही तो डिफाइन कर रहा है, अ हॉस्पिटल नहीं है, द हॉस्पिटल इज विद इन 100 मीटर्स फ्रॉम माई हाउस। तो आप किसी एक के बारे में बताओगे ना, जैसे कि ये आपका प्यारा सा घर है, ठीक, ये आपका घर है, तो अब आप इससे बता रहे हो कि एक 100 मीटर की दूरी पर या 100 मीटर के आसपास की एक दूरी पर एक आपका क्या है, हॉस्पिटल यहां पर एक बना हुआ है, तो आप क्या बोलोगे, द हॉस्पिटल, इस स्पेसिफिक के बारे में बात कर रहे हो, द हॉस्पिटल इज विद इन 100 मीटर्स डिस्टेंस फ्रॉम माई हाउस। तो ये क्या है, डिस्टेंस है, रेंज के बारे में बता रहा है कि वो जो रेंज है डिस्टेंस की वो क्या है, अप्रॉक्स 100 मीटर के आसपास है, तो 100 या 200 कि 300, तो आप बोलोगे 100 मीटर के डिस्टेंस पे, ये 100 है ना, 100 का मतलब क्या होता है, अगर आप सिर्फ 100 बोलते हो, इसके आगे अगर 2 लगा दे तो 200 हो जाएगा। तो अब आपको बताना चाह रहे हो कि 100 मीटर के डिस्टेंस पे है, तो आप बोलोगे विद इन 100 मीटर्स फ्रॉम माई हाउस, ठीक है। तो 100 के साथ वैसे भी आपको ध्यान रखना, आर्टिकल लगता है, इसका यूज या तो ऐसे होता है हंड्रेड्स ऑफ और इसके आगे जो भी आएगा वो भी प्लूरल रहता है, या फिर अगर आप 100 की तरह यूज करते हो तो क्या करते हो, इसके साथ आर्टिकल का यूज करते हो, आ लगता है, ठीक है। चलो 31st क्वेश्चन में आ जाओगे। 31st क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, द फेमस डॉक्टर नारायण इज ओनली ऑर्थोपेडिस्ट इन आवर विलेज। तो ओनली लग गया है, ओनली के साथ क्या आता है, इज द ओनली, ठीक है। आप स्पेसिफिक करो, सुपरलेटिव, एक मैक्स के बारे में बात कर रहे हो, इज द ओनली होता है, बिल्कुल करेक्ट, सब बच्चे पहले ही आंसर दे चुके हो, बहुत अच्छे। 32nd क्वेश्चन का, दिस इनकम्बेंट लैक्स एन एक्सपीरियंस अदरवाइज ही इज वेल क्वालिफाइड। चलो फटाफट इसका आंसर क्या होगा, 32 का, लैक्स इन एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, लैक्स एन एक्सपीरियंस या लैक्स द एक्सपीरियंस, या फिर क्या होना चाहिए। चलो 32 का आंसर मुझे चाहिए फटाफट, 32 का आंसर क्या होना चाहिए, 32 का आंसर क्या होगा, 31st का आंसर मैं बोल दिया द ओनली होगा, जो भी बच्चे पूछ रहे हैं उसका आंसर द ओनली होगा। इसके आगे 32 का, दिस इनकम्बेंट, इनकम्बेंट का मतलब कि जो भी बैठा हुआ है, वहां पर क्या होगा, दिस इनकम्बेंट लैक्स एन एक्सपीरियंस, लैक्स एन एक्सपीरियंस, और इसके आगे क्या होगा, फटाफट सभी को आंसर चाहिए मुझे, मैं वेट कर रहा हूं। चलो 37 का सभी को आंसर चाहिए, दिस इनकम्बेंट लैक्स एन एक्सपीरियंस एंड अदरवाइज ही इज वेल क्वालिफाइड, क्या होना चाहिए, फटाफट आंसर चाहिए मुझे, सभी लोग इसका आंसर दो, सभी लोग एक बार ट्राई करो, क्या आंसर होना चाहिए आपको बताना है। दिस इनकम्बेंट लैक्स इन, देखो ये जो एक्सपीरियंस है, सभी लोग आंसर दे रहे हो, करेक्ट आंसर दे रहे हो, लेकिन थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि कंफ्यूज हो रहे हो आप लोग। एक्सपीरियंस जो है, ये एक्सपीरियंस कैसा है आपका, काउंटेबल नाउन है कि अनकाउंटेबल नाउन है, काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। आप एक्सपीरियंस को काउंट कर सकते हो, कितना एक्सपीरियंस है आपको, क्या आप इस चीज को काउंट कर सकते हो, ईयर्स के फॉर्म में आप बताते हो, लेकिन एक्सपीरियंस को काउंट नहीं किया जा सकता है। तो ये कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है आपका एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस अगर आपका अनकाउंटेबल नाउन है तो एन एक्सपीरियंस आप बोल ही नहीं सकते हो, एन क्या हो जाएगी, एरर हो जाएगी, एन यहां पर आपको हटाना है, ठीक है। तो एन यहां पर हटाओगे, दिस इनकम्बेंट लैक्स
एन एक्सपीरियंस नहीं होगा, एक्सपीरियंस, लैक्स एक्सपीरियंस, अदरवाइज ही इज वेल क्वालिफाइड, अदरवाइज वो कैसा है, बहुत ही अच्छे से क्वालिफाइड है। बात समझ में आ गई, सभी को समझ में आया। ये क्या है, अनकाउंटेबल है, एक्सपीरियंस कैसा है, अनकाउंटेबल है, इस वजह से यहाँ पर एन का यूज नहीं होगा। अब जो लास्ट 4 है ना, ये आपका एक अच्छा वाला टेस्ट है। अब आपको देखना है, अभी तक आपने एसएससी का लेवल पार कर लिया, यहां तक आपने एसएससी का लेवल पार कर लिया। अब आप बैंक के एग्जाम की भी आर्टिकल्स के एरर्स को देख रहे हो। ये लास्ट जो 4 स्लाइड्स हैं, ये आपके बैंक के एग्जाम से ली गई, ठीक है। तो बैंक के एग्जाम में देखो कैसे एरर्स पूछी जाती हैं, थोड़ा सा और डिफिकल्ट होता है, कुछ खास नहीं होता है, बस क्वेश्चंस के जो लाइन है देखो कितनी बढ़ जाती है, 4 की जगह 5 पूछ देगा, 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। थोड़ा सा बच्चे क्या डर जाएं, ताकि उनकी जिनकी इंग्लिश अच्छी है वो तो कर लें, जिनकी नहीं अच्छी है वो ना कर पाए। तो आपको नहीं चिंता करनी है, आपको पता है सारे रूल्स, आप क्या करोगे, पढ़ते हुए चले जाओगे, आपको समझ में आ जाएगा कहां पर है एरर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग कहां तक आ चुके थे, हम लोग क्वेश्चन नंबर कर चुके थे 32 तक। इसके आगे आ जाएंगे 33 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, 34 का आंसर देना है, उसके बाद 35 का भी आपको आंसर देना है। चलो 33 क्वेश्चन का आंसर देना है। इंडियन कंपनीज मोस्टली एक्सेल एट प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द फॉरेन क्लाइंट्स। फॉरेन क्लाइंट्स, क्लाइंट्स कैसा है आपका, प्लूरल, प्लूरल के साथ क्या आप लगाते हो, प्लूरल के साथ क्या आप लगाते हो, नहीं भैया प्लूरल के साथ आप नहीं लगाते हो। आप कहोगे नहीं यार, मैं प्लूरल के साथ तो बिल्कुल भी आर्टिकल का यूज करना पसंद नहीं करता हूं। टू द फॉरेन क्लाइंट्स नहीं होगा, टू फॉरेन क्लाइंट्स होगा। बिल्कुल बेसिक सा मुझे रूल आपने बताया था, प्लूरल के साथ नहीं लगाते हैं जब तक उसको बहुत ज्यादा स्पेसिफाइड नहीं करते हैं। प्लूरल के साथ हम लोग रूल नहीं लगाएंगे। फॉरेन क्लाइंट्स है, यहाँ पर यूज होगा दा का यूज, हटा दोगे आप, दा बोलोगे, नहीं लगेगा क्योंकि प्लूरल के साथ यूज नहीं होता है। 34 पे आ जाओ फटाफट, 34 का आंसर क्या हो जाएगा, द इसरोज, ये नाम है ISRO, इसरोज कॉस्ट इफेक्टिव एंड, यहाँ पर ये पार्ट यहाँ पे इसको आपको हटा देना, ये कुछ नहीं है, ठीक है। कॉस्ट इफेक्टिव एंड रिलायबल सैटेलाइट लॉन्च अ मॉडल। इसको देखो यहाँ पर क्या होगा, 34 में जैसे आप पढ़ोगे ना तो इसको आप पूरा पढ़ते चले जाओगे, आपको एरर ढूंढते हुए नहीं मिलेगी। आप कहोगे कि सर समझ में नहीं आ रहा क्या एरर है। अब देखो इसको आपको पढ़ना है, जैसे किसी के बारे में जब कोई चीज बताई जाती है तो जैसे महाराजाधिराज, महाराज पधार रहे हैं, हम लोग ऐसे बोलते हैं, तो महाराजाधिराज क्या होता है, वो एडजेक्टिव होता है। तो किसी भी चीज को बताने से पहले कई बार क्या होता है, उसके बहुत सारा एक बड़ा सा एक एडजेक्टिव लिखा होता है, तो उसको आपको समझना होता है। जैसे कि यहाँ पर इसरोज कॉस्ट इफेक्टिव एंड रिलायबल सैटेलाइट लॉन्च model among its other achievements is certainly reason to conclude that the space agency represents the best of the India scientific prowess, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, इसमें बहुत सारे बच्चे देखो थोड़ा सा आंसर कंफ्यूज हो रहे हैं। सबसे पहली चीज तो यहां पर कंफ्यूज हो रहे हैं कि द स्पेस होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब देखो भाई, जब भी आप अंतरिक्ष में जाने की बात करते हो तो द स्पेस लगाते हो। जब आप स्पेस में गाड़ी को किसी खाली जगह पे खड़ी करते हो तो वहां वाले स्पेस जो खाली जगह होती है उस जगह पर द का यूज नहीं होता, ठीक है। तो द स्पेस है, ये अंतरिक्ष जाने के लिए, तो ये द स्पेस पहली चीज करेक्ट है। यहां पर आपको एरर नहीं ढूंढनी है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपने कहा कि ये क्या है, आपकी ये जो है इंडियाज कॉस्ट इफेक्टिव एंड रिलायबल सैटेलाइट लॉन्च मॉडल, यहां पर ए का कोई यूज नहीं है। आप ये क्या बता रहे हो, ये उसकी एडजेक्टिव बता रहे हो। इंडिया इसरो का जो कॉस्ट इफेक्टिव रिलायबल सैटेलाइट का जो लॉन्च मॉडल था, सैटेलाइट लॉन्च मॉडल, ये लॉन्च जो है ये आपकी वर्ब नहीं है, ये लॉन्च आपकी वर्ब नहीं है। सैटेलाइट लॉन्च मॉडल जो था वो क्या था, एमंग इट्स अदर अचीवमेंट्स, उसकी अन्य अचीवमेंट्स में से जो इसका कॉस्ट इफेक्टिव रिलायबल सैटेलाइट लॉन्च मॉडल है, ये क्या है, सर्टेनली एक रीजन है, सर्टेनली रीजन टू कंक्लूड दैट द स्पेस एजेंसी, ये जो भारत की स्पेस एजेंसी, ये क्या रिप्रेजेंट करती है, वर्ल्ड में, इंडिया में क्या करती है, बेस्ट साइंटिफिक प्रोवेस, जो सबसे बेस्ट साइंटिस्ट है उनकी प्रोवेस को दिखाता है, उनकी पावर को क्या करता है, शो करता है, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ इंडिया साइंटिफिक प्रोवेस, ठीक है। तो यहां पर आ मॉडल नहीं आएगा, यहां पर द मॉडल नहीं आएगा, यहां पर ये ए हट जाएगा, लॉन्च मॉडल, ठीक है, एंड रिलायबल सैटेलाइट लॉन्च मॉडल एमंग इट्स अदर अचीवमेंट्स। तो यहां पर ए या एन या दा का यूज नहीं होना है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि बैंकिंग का है, थोड़ा सा बहुत ज्यादा घुमा फिरा करके पूछ लिया जाता है, लेकिन फिर भी आपको प्रिपेयर होना है। लॉन्च मॉडल नहीं होगा, एडजेक्टिव के बारे में बात कर रहा है, तो इस वजह से यहां पर लॉन्च मॉडल होगा, ए का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। बहुत आप लोगों को इतनी चिंता नहीं करनी है, आराम से चीजें समझ में आ जाएंगी। थोड़ा सा एक बार दोबारा से देखोगे चीजों को, आपको चीजें समझ में आएंगी। पीडीएफ प्रोवाइड होगी, पीडीएफ में एक बार फिर से खुद से क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे। करप्शन इन द हाई प्लेसेस, फिर से क्या हो जाएगा, द हट जाएगा। बहुत सही, बिल्कुल करेक्ट, आपने पकड़ लिया चीजों को, बिल्कुल सही पकड़े हैं। कैसे सही पकड़े हैं,
प्लेसेस आ गया, हाई प्लेसेस, तो यहाँ पे क्या हो गया, प्लूरल हो गया। जैसे ही प्लूरल हुआ तो यहाँ पर आप क्या कहोगे, दा नहीं आएगा सर, अभी आपने बताया है क्लाइंट्स था तो दा नहीं आया, प्लूरल आया तो क्या करते हैं, दा हटा देते हैं। करप्शन इन हाई प्लेसेस, देखो कैसे एरर भी कैसे बनाई जाती है, हाई के बाद स्लैश लगा दिया, पहला पार्ट हो गया, बच्चों को लगा करप्शन इन द हाई, इसके आगे पढ़ा प्लेसेस इज मेलाइज, तो आपने क्या बोला, नहीं नहीं यार ये तो सही लग रहा है, नहीं भाई सही नहीं है, एक पार्ट है, एक वर्ड है, एक ही फ्रेज है, इन द हाई प्लेसेस, इन द हाई प्लेसेस, इन द हाई प्लेसेस हो गया, तो द हाई प्लेसेस प्लूरल आ गया, प्लूरल के साथ आप क्या आर्टिकल नहीं लेते हो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, आपको स्टार्ट में बताया था, या तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन या सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन में भी कब, जब उसको हम लोग फ्रेज के फॉर्म में बनाते हैं, अ ग्रेट या फिर द ग्रेट, ठीक है, तो उस तरह से जब आएगा पीस ऑफ ब्रेड तो अ पीस ऑफ ब्रेड, ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन में आता है, लेकिन प्लूरल नाउन में हम लोग यूज नहीं करते हैं, तो यहां पर क्या होगा, द यहां पर हट जाएगा। करप्शन इन हाई प्लेसेस इज मेलाइज दैट इज इजी टू डायग्नोज बट डिफिकल्ट टू क्योर। तो हाई प्लेसेस में जो भी करप्शन है उसको पता लगाना तो बहुत आसान है, डायग्नोज करना बहुत आसान है, आप बता तो कोई भी सकता है, लेकिन उसको करेक्ट करना, उसको क्या करना, सही करना, क्योर करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, ठीक है। चलो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे, कितने क्वेश्चन हो गए हैं, कितने क्वेश्चन आपने ट्राई कर लिए, 35 क्वेश्चन आप लोग फटाफट कर चुके हो। इसके आगे 36 क्वेश्चन है, 37 क्वेश्चन है, 38 क्वेश्चन है, फटाफट ये 40 क्वेश्चंस की एक्सरसाइज आपको सॉल्व करनी है। इन हाई प्लेसेस बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया बच्चा, मनोज कुमार बिल्कुल करेक्ट है। चलो 36 क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करोगे, फटाफट ट्राई करोगे, क्या आंसर होना चाहिए आप मेरे को बताओगे। 36 क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, द गवर्नमेंट विच इज सेलिब्रेटिंग its first anniversary of Skill India Drive said it would bridge to global shortage of labor force in the coming years by reaping the demographic dividend of young Indian labor force। क्या होना चाहिए, फटाफट सभी को आंसर देना है। 36 का थर्ड पार्ट जिसका भी आंसर आया बिल्कुल करेक्ट आया, बहुत अच्छा। देखो मैंने आपको क्या बताया था, आपको ध्यान क्या देना है, ऑफ एक नाउन एक दूसरा नाउन, तो ऑफ से पहले वाली नाउन पे क्या आना चाहिए था, द आना चाहिए था। अब देखो यहां पर पढ़ो क्या द है, देखो स्टार्ट में आप करोगे द गवर्नमेंट विच इज सेलिब्रेटिंग इट्स फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ स्किल इंडिया ड्राइव सेड इट वुड ब्रिज टू ग्लोबल शॉर्टेज ऑफ लेबर फोर्स, नहीं होगा, ब्रिज द, ब्रिज कर देगा, ब्रिज के आगे आपका प्रीपोजिशन नहीं आता है, ब्रिज कर देगा किन चीजों को, सीधे से आप लिखते हो ब्रिज द ग्लोबल शॉर्टेज, ब्रिज कर देगा, खत्म कर देगा, क्या कर देगा, किस चीज को कम कर देगा या खत्म कर देगा। ब्रिज करना मतलब क्या है, किन्हीं दो चीजों की दूरी को कम कर देना या फिर खत्म कर देना, ठीक है। आप 2 किलोमीटर दूर घूम के गंगा पार करके जाते थे, आपने क्या किया, एक ब्रिज बना लिया, अब आपको दूरी लगभग ना के बराबर तय करनी पड़ रही, आपने चीजों को कम कर दिया या फिर खत्म कर दिया, ठीक है। तो ब्रिज क्या करोगे, द ग्लोबल शॉर्टेज, ब्रिज द ग्लोबल शॉर्टेज, यहां पर 2 पार्ट हटेगा, सेकंड में एरर होगी, सॉरी थर्ड में एरर नहीं होगी, क्योंकि ये जो प्रीपोजिशन है इसको भी आपको हटाना पड़ेगा, ब्रिज द आ जाएगा, यहां पर क्या होगा, ब्रिज द ग्लोबल शॉर्टेज ऑफ labor force in the coming years by reaping the demographic dividend of young Indian labor force, करेक्ट है। तो 36 में आंसर क्या आएगा, सेकंड पार्ट में आंसर होनी चाहिए। 2 एरर थी, 2 को हटाओगे और उसकी जगह पे क्या लगा दोगे, द। बात समझ में आ गई। चलो 37 में आ जाओ, 37 का आंसर होना चाहिए, फटाफट आंसर आना चाहिए। देखो आपको गवर्नमेंट वगैरह के बारे में चीजें याद भी रखनी है, गवर्नमेंट वगैरह के लिए चीजें क्या होती है, हमेशा आपको याद रखना है कौन सी गवर्नमेंट होती है, द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। कौन सी गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट। क्यों द स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि लेड बाय किसके द्वारा है, नागालैंड पीपल्स फ्रंट शुड हैव एनफोर्स द रूल ऑफ लॉ। तो यहां पर देखो ऑफ के आगे आया द, तो ये तो करेक्ट है, इसके पीछे जब आप पढ़ोगे तो यहां पर भी करेक्ट है। और स्टेट गवर्नमेंट है, जब भी स्टेट गवर्नमेंट की बात करती है तो आप क्या लगाते हो, द स्टेट गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट लेड बाय द नागालैंड, गवर्नमेंट्स के पहले आपको द लगाते हो, द स्टेट गवर्नमेंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो द स्टेट गवर्नमेंट लेड बाय द नागालैंड पीपल्स फ्रंट शुड हैव एनफोर्स द रूल ऑफ लॉ, तो ये कैसा है, अब करेक्ट हुआ, द यहां पर आपका लगेगा। 38 क्वेश्चन में आ जाओ, वन ऑफ द सक्सेस स्टोरीज ऑफ अफर्मेटिव एक्शन इन इंडिया हैज बीन एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ, चलो आपको एरर मिल गई होगी जहां तक मैंने पढ़ दिया है, इसके आगे आपको एरर बतानी, 38 में आपको एरर बतानी है, जहां तक मैंने पढ़ा है वहां पर एरर आपको मिल गई होगी। अब ब्रिज भी होता है, ब्रिज भी होता है, दोनों करेक्ट है। अब ब्रिज करना दोनों चीजें सही है, दोनों तरह से यूज कर सकते हो। द स्टेट गवर्नमेंट बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है, हिमांशु बिल्कुल करेक्ट है। 38 में क्या हो जाएगा, ऑफ रिजर्वेशन, तो किसका रिजर्वेशन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिजर्वेशन, तो
तो इम्प्लीमेंटेशन के पहले आप क्या लगाओगे, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, ऑफ प्लस नाउन। तो इस नाउन के पहले, इस प्रीवियस नाउन के पहले क्या आता है, द आता है, ठीक है। तो यहां पर आप कहोगे द वन ऑफ द सक्सेस स्टोरीज ऑफ अफर्मेटिव एक्शन इन इंडिया हैज बीन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। तो यहां पर आप क्या कहोगे, एन इम्प्लीमेंटेशन, सबसे फर्स्ट के पहले आप क्या करोगे, एन हटाओगे और यहां पर क्या लगाओगे, द, यहां पर क्या लगेगा, द हैज बीन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन लोकल बॉडी। अब जैसे यहाँ पे 3 बार ऑफ आया, तो 3 बार ऑफ आएगा तो भी कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, 3 बार ये भी बिल्कुल करेक्ट है। The one of the success stories of affirmative action in India has been an implementation की जगह क्या हो जाएगा, the implementation has been the implementation of reservation of seats, ठीक है। कैसा है इम्प्लीमेंटेशन जो है वो किस चीज का है, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन लोकल बॉडी इलेक्शंस फॉर वुमेन टू द ऑर्डर ऑफ 33% और मोर। बात समझ में आ रही है। तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए आगे आपको क्या लगाना है, एन नहीं लगाएगा, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। तो यहां पर आप सीधे से करेक्ट करोगे, इसको क्या कर दोगे, एन की जगह पर क्या बना दोगे, द, ठीक है। बात समझ में आ रही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, फटाफट सभी लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करोगे, इन 3 क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे और आगे आप बढ़ जाओगे। 35 तक हो गया था, सॉरी कहां तक हो गया था आप लोगों का, 38 तक हो गया था। इसके आगे क्या आ जाएंगे हम लोग, 39, 40 और 41। चलो आज के लिए कोई भी होमवर्क नहीं है, कल का होमवर्क सभी लोगों ने किया होगा। मैं आंसर चेक किया था, बहुत 4 या 5 लोगों ने सिर्फ आंसर किया। सभी लोगों को आंसर करना है। जब भी मैं होमवर्क दूं, कभी कभार देता हूं, लेकिन जब भी दूं आप लोगों को करके आना है। अभी जब हम लोग मिक्स एक्सरसाइजेस करेंगे ना, तब बहुत सारा होमवर्क मिलेगा, तब आपको सभी लोगों को करना होगा। 5-5, 10-10 डेली आपको होमवर्क दिया जाएगा। चलो, द इम्प्लीमेंटेशन, द इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिसाइजिंग द पब्लिक स्फेयर बाय इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन लार्जली मेल। अब देखो इन क्या है आपका, इन आपने बोला इन क्या है सर, इन है आपकी प्रीपोजिशन। इन अगर आपकी प्रीपोजिशन है तो इन के बाद आप देखो क्या आ रहा है, लार्जली एडवर्ब मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, इन लार्जली मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। तो इन के बाद आपकी देखो एक नाउन आई है जिसके आगे एडवर्ब एडजेक्टिव आया, तो आप क्या बोलोगे यहाँ पर, इन अ, यहां पर आप क्या लगा दोगे, इन अ लार्जली मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, करेक्ट है। तो यहां पर आप क्या हो जाएगा, द इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटाइजिंग द पब्लिक स्फेयर बाय इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन। कहां पर वुमेन का इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन आपको चाहिए, लार्जली मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में भी चाहिए, तो आप बोलोगे इन अ लार्जली मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इन अ लार्जली मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, ठीक है। इन अ लार्जली मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, द का यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसके बारे में और आगे नहीं बताया गया। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अ लार्जली मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। इस सोसाइटी के बारे में और ज्यादा कुछ नहीं बोला गया, कैन नॉट बी स्टर्ड इनफ, यहाँ बहुत ज्यादा चिंता नहीं करने की जरूरत है। इन अ लार्जली मेल डोमिनेटेड सोसाइटी कैन नॉट बी स्टर्ड इनफ, बहुत ज्यादा इसके बारे में सोचा नहीं जा सकता। तो अ का यूज होगा, द का यूज नहीं होगा, ठीक है। चलो 40th क्वेश्चन पे आ जाओ, द मैन इज द ओनली क्रीचर दैट इज। अब आपको मैंने तो स्टार्ट में ही बताया था कि मैन है, वुमेन है, डेथ है, यहाँ पर यूज नहीं करते हैं। कब यूज नहीं करते हैं, जब ये यूनिवर्सल ट्रूथ्स बताए जा रहे हो। तो देखो क्या ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, द मैन इज द ओनली क्रीचर दैट इज एंडोर्ड विद द पावर ऑफ स्पीच। आप बताओ क्या गधे बोल पाते हैं, क्या गधे स्पीच दे पाते हैं, क्या कोई जानवर स्पीच दे पाता है, हॉर्स वगैरह को आपने स्पीच देते हुए सुना है, क्या कभी डॉग को स्पीच देते हुए सुना है, नहीं सुना है ना। तो ये जो पावर है ये सिर्फ मैन को दी गई है, और किसने दी है, भगवान ने दी है, गॉड ने दी है ना। तो यहाँ पर आप क्या कहोगे, द मैन इज द ओनली क्रीचर दैट इज एंडोर्ड विद द पावर ऑफ स्पीच। तो इसको करेक्ट क्या करोगे, द मैन नहीं होगा, द यहाँ पर हट जाएगा, मैन इज द ओनली क्रीचर दैट इज एंडोर्ड विद द पावर ऑफ स्पीच। बात समझ में आई। तो करेक्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट में करेक्शन करोगे, द मैन नहीं होगा, मैन हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्या होगा, This is the most important question which you have to prepare very carefully। बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। अभी तक आपने जितने क्वेश्चंस किए उसमें 1-2 क्वेश्चन आपको उधर अच्छे मिले थे, यहाँ पर ये बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है। अब इसके बारे में आपको बताना है कि यहाँ पर क्या होगा। फटाफट इसका क्वेश्चन का आंसर देना है। अगर आप ए ऐड नहीं कर रहे हो हिमानी, तो इसमें एरर ये है कि जब भी आप प्रीपोजिशन लेते हो, प्रीपोजिशन के बाद जब भी आपका जो नाउन आता है, इस नाउन से पहले आपको एक आर्टिकल का यूज करना पड़ता है। आप ये एक सेंटेंस फॉर्मेशन की एक रूल है कि प्रीपोजिशन के बाद नाउन से पहले एक आर्टिकल आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर एक प्रीपोजिशन आया था इन,
उसके बाद एक आपका नाउन आया सोसाइटी, सोसाइटी से पहले आपका आया मेल डोमिनेटेड एडजेक्टिव, उससे पहले आया लार्जली, उस एडजेक्टिव की विशेषता बतलाई एडवर्ब ने। तो यहाँ पर ये एक आपका फॉर्मेशन हुआ कंप्लीट नाउन का, उसके पहले था प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद अगर आप नाउन का यूज कर रहे हो तो एक आर्टिकल होना बहुत जरूरी है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देनी है, प्रीपोजिशन के बाद आर्टिकल आता है अगर उसके आगे नाउन है तो, ठीक। चलो 41 का आंसर क्या होना चाहिए, 41 का बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं नो एरर होगा, दैट इन प्लेस ऑफ विच, दैट की जगह विच की जगह पर दैट होगा, ऐसा कुछ लोग बोल रहे हैं। देखो नो करेक्शन बोल रहे हैं, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, आपने बहुत देखो द मोस्ट इंपॉर्टेंट का मतलब क्या होता है पहले तो मैं समझाता हूँ। देखो जैसे आपके पास 40 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन मैंने करा है, अब मैं बोलूँ ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक, तो आप क्या बोलोगे कि उन 40 में से ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहां पर तो ये सेंटेंस करेक्ट है। 40 में से जब आप बोल रहे हो कोई एक को, तो आपने क्या किया, डेफिनेट किया उन 40 क्वेश्चन में जो एक क्वेश्चन है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो यहां पर तो चीजें करेक्ट है। लेकिन इस सेंटेंस को जरा ध्यान से पढ़ो, इसने क्या बोला, दिस इज, यहां पर एक बच्चा है वो एक क्वेश्चन लेकर के आया एक टीचर के पास और वो एक ही क्वेश्चन लेकर के आया था और टीचर ने उसको क्या बोला, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच यू हैव टू प्रिपेयर वेरी केयरफुली। ये जो एक क्वेश्चन तुम लेकर के आए हो ना, ये एक स्पेसिफिक एक क्वेश्चन लेकर के आया, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो उसने एक अच्छा क्वेश्चन लेकर के आया, तो उसके लिए उसने बोला कि ये जो एक क्वेश्चन है ना ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसके लिए वो क्या बोलेगा, दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच यू हैव टू प्रिपेयर वेरी केयरफुली। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर आएगा अ, क्योंकि वो एक क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा है, जो एक क्वेश्चन आप लेकर के आए हो, दिस इज अ, यहां पर वो बता रहा है कि इस टाइप का जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सभी कैसे होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। तो यहां पर जब किसी एक के बारे में ही बात हो रही है और उस टाइप के सारे, तो यहां पर आप क्या बोलोगे, दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच यू हैव टू प्रिपेयर वेरी केयरफुली। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एरर में करेक्शन आया था ए, और बहुत सारे बच्चों ने इसका फिर आंसर मांगा था कि सर दा क्यों गलत है, ए क्यों होना चाहिए, तो इसका आंसर भी मिला था और उसका भी रिप्लाई यही था। देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, इस वजह से मैंने इसको पिक किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, जनरली दा मोस्ट होता है, दा मोस्ट करेक्ट भी है क्योंकि सुपरलेटिव के साथ दा मोस्ट आता है, लेकिन यहां पर बात क्या हो रही थी, एक क्वेश्चन की जो कि कैसा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह से भी इसका यूज होता है, इसको भी आपको थोड़ा सा समझना है, ठीक है। चलो लास्ट दो क्वेश्चन पे आ जाओगे, 41 तो हो गया था, 42 43 है, फटाफट इसका आंसर देना है, ठीक है। यहां पर क्या होगा, I don't like him because he makes conspiracy against me with the view। अब देखो with the view नहीं होता है, ये तो कुछ फ्रेज ही है, इनको आपको ध्यान रखना है, with a view to, ठीक है, ये तो फ्रेज ऐसे भी यूज होती है और इसमें प्रीपोजिशन पे भी एरर बनती है, तो ये ध्यान रखना है with a view to, ठीक है। करेक्शन क्या होगा, with a view to, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, एन हो जाएगा, ए नहीं होगा यहाँ पे, लेकिन मोस्ट आया है, सॉरी मोस्ट आया ना, तो एन नहीं होगा, अगर मोस्ट नहीं होता तो एन इंपॉर्टेंट होता। लेकिन देखो साउंड जो होता है ना, वो साउंड हम लोग इससे लेते हैं, जैसे कि अगर आपको बोलना हो ही इज अ मोस्ट ऑनेस्ट, अगर इस तरह से बोलना हो, हालांकि ये एरर है लेकिन फिर भी अगर बोलना हो तो ऑनेस्ट के लिए तो एन आता है, लेकिन अगर मोस्ट इसके आगे जुड़ गया तो एन नहीं बोलेंगे, हालांकि ऐसे यूज नहीं होता, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। अगर ऑनेस्ट है तो इसके लिए एन यूज होता है, लेकिन अगर इसके पहले कोई ऐसा वर्ड आ गया जो कैसा है, कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा है, तो यहां पर एन का यूज नहीं करोगे, यहां पर ए का ही यूज करोगे। जो ए और एन है वो अपने जस्ट आगे वाले सब के अकॉर्डिंग चलता है, ना कि उसके जो जिसके लिए वो यूज हो रहा है उसके लिए, ठीक है। साउंड वो किसके लिए देता है, साउंड जिसका जो नेक्स्ट आपके लिए आएगा उसके अकॉर्डिंग चलता है। तो यहां पर इंपॉर्टेंट है, आई है, इंपॉर्टेंट है, तो एन आना चाहिए, लेकिन एन नहीं आएगा क्योंकि साउंड वो किससे, मोस्ट के अकॉर्डिंग ले रहा है, तो ए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, एन मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं होगा, बात समझना है। चलो विद मी विद द व्यू टू नहीं होगा, विद अ व्यू टू होता है, ठीक है, ये एक आपकी फ्रेज है जिसका यूज होता ही है, विद अ व्यू टू, बात समझ में आ गई। चलो लास्ट आपको आंसर क्वेश्चन का करना है, अनुज नेफ्यू हु लिव्स इन बैंगलोर इज ईगर टू ट्रेवल टू दिल्ली इन द विंटर टू हैव ग्लिम्स ऑफ कैपिटल। क्या करेक्शन होगा, क्या करेक्शन होना चाहिए, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन
आई थिंक 42 या 43 क्वेश्चन है, ये 42 है, ये 43, ठीक है। चलो फटाफट इसके क्वेश्चन का आंसर करना है। 43 क्वेश्चन में क्या होगा, अनुज का नेफ्यू जो कहाँ पे रहता है, दिल्ली में, लिव्स इन बैंगलोर, इज ईगर टू ट्रैवल है, और क्या है, इन द विंटर ट्रैवल टू दिल्ली इन विंटर टू हैव ग्लिम्स ऑफ द कैपिटल। क्या होना चाहिए, करेक्शन क्या होना चाहिए, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं विंटर से पहले द हटाना है, इन विंटर आना चाहिए। ओके, द दिल्ली बोल रहे हैं, द दिल्ली नहीं होता है बच्चा, दिल्ली होता है। इस सिटीज़ के पहले आपको दा नहीं लगाने की जरूरत होती है, ठीक है। तो बैंगलोर और दिल्ली तो करेक्ट है, उसमें जो लोग सोच रहे हैं वो तो एरर नहीं है। इन द विंटर जो लोग सोच रहे हैं वो भी थोड़ा सा रॉन्ग है, वो भी करेक्ट है। इन द विंटर बिल्कुल करेक्ट है, इन द समर, इन द विंटर ऐसे यूज होता है, ठीक है। लेकिन हैव ग्लिम्स नहीं होता है, ये क्या होता है, हैव ए ग्लिम्स। यहाँ पर क्या है, हैव ए ग्लिम्स, ठीक है। ये भी आपकी एक फ्रेज है, इस तरह से यूज होती है, तो यहाँ पर इसको करेक्शन क्या हो जाएगा, हैव ए ग्लिम्स ऑफ द कैपिटल। बात समझ में आई, इसमें करेक्शन क्या होगा, हैव ए ग्लिम्स। चलो इसके बाद देखो आपको क्या करना है, अब थोड़ा सा होमवर्क फिर से आज के लिए भी है, आपको इस क्वेश्चन को पढ़ना है, इसको समझना है, और इसके लिए क्या प्रॉपर इसका एक्सप्लेनेशन हो सकता है उसको आपको सर्च करना है, ठीक है। क्या ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, आपको ये भी मुझे बताना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये इनकरेक्ट है तो इसके लिए आप इसको मेरे को बोलोगे, कमेंट करोगे मेन वीडियो पे कि सर यहाँ पर दा ही यूज होना चाहिए था, आपने जो ए करा वो गलत है। अगर आपको लगता है कि सही है तो आपके अकॉर्डिंग क्या एक्सप्लेनेशन करेक्ट था या फिर कुछ और इसमें प्रॉपर एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, वो आपको मुझे बताना है, ठीक है। तो ये आज का आपका छोटा सा होमवर्क है, इसको आपको करना है। बाकी वीडियो अगर पसंद आती है तो थम्स अप करते जाओ, ठीक है, लाइक वगैरह करो, ताकि क्या मेरे को भी मजा आती है, फिर नेक्स्ट क्लास को खूब अच्छे से प्रिपेयर करता हूँ पूरी दम से, ताकि आपको खूब अच्छा कंटेंट जो जहां से मुझे मिलता है, जितना मैंने अपनी प्रिपरेशन में अपने लिए नोट्स बनाए थे वो तो आपको प्रोवाइड कराऊं ही कराऊं, साथ ही साथ जो भी नया मार्केट में जो भी नई चीजें आपको पूछी जा रही हैं वो भी मैं आपको साथ ही साथ प्रोवाइड करा सकूं, ये पूरी कोशिश रहती है ताकि आपका जो स्कोर है वो बूस्ट हो। बहुत सारे बच्चे सिर्फ मैथ्स पढ़ते रहते हैं, मैथ्स में स्कोर कर रहे हैं, मैथ्स में स्कोर तो सब करने लगे, जगत पूरा मैथ में स्कोर कर रहा है, ठीक है। आपको क्या करना है, इंग्लिश में भी स्कोर करना है, और ये जो सीरीज है ना, अगर आपने पूरी देख ली, मेरे साथ पूरा बन करके चले तो स्कोर बूस्ट हो जाएगा, 100% गारंटी है। अभी 4-5 दिन और मैं पूरे रूल्स कंप्लीट करूंगा और उसके बाद क्या करेंगे, 100-100, 150-150, 200 एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो एनर्जी अभी बना लो, थोड़ी प्रैक्टिस कर लो, क्या करने की, लगे रहने की, बने रहने की, ठीक है। और इसके बाद आपकी बाकी क्लासेस हैं उनको तो पढ़ना ही है, पूरी रात तक करना है, घर में जितने जियो हैं सबको यूज कर लेना, ठीक है। जियो सिर्फ अब आपके लिए रहेगा, ओके गाइस। चलो तो बताना है फिर आपको बाकी चीजें जो भी मैंने आपको बोली हैं। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।